कि अर्ली चाइल्डहुड होता क्या है? हम बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ की, उसके ब्रेन डेवलपमेंट की, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट की, तो कहीं न कहीं उसकी जो नींव है वो इसी समय में पड़ती है। क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जब भी हम नैनीज़ को हायर कर रहे हैं? वो कैसी नैनी मिलती है, वो एक चांस की बात है, जो आपके बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाती है, जिसके सामने आपका बच्चा जो है खुल के रह सकता है। तो क्या बच्चों में वो गैप्स रहते हैं कि उनको प्रॉपर वो एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं मिल पाए हैं, जिससे कि उनका जो पोटेंशियल है, डेवलपमेंट पोटेंशियल वो रीच नहीं हो पाए? ये वाला एज ग्रुप ना कहीं न कहीं हम लोग ध्यान देते हैं इस एज ग्रुप पे, जैसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस भी है ना, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर साझा परिवार है, अगर एक बड़ा परिवार है जिसमें हम लोग बात करते हैं, तो उसमें तो बच्चे को ये अनुभव ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो डोमेन कौन-कौन से हैं? ये ऐसे 5 बड़े हिस्से हैं, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं या बच्चे के ग्रोथ की बात करते हैं। ये ब्रेन डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? जैसे आपने बोला 50% ब्रेन डेवलप हो जाता है फर्स्ट 3 इयर्स तक। तो वो किन-किन वजह से वो 50% डेवलप होता है? एक तो जीन्स का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा जब बच्चे जन्म लेते हैं और उसके बाद जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके आसपास जो उनका वातावरण है। एक तो एक्शंस और एक वर्ड्स। इन दोनों की पेरेंट्स को कॉन्शियस अवेयरनेस बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत रहती है। तभी वो मतलब एक साउंड पेरेंटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। एक्शंस तो है ही हैं, मतलब एक्शंस का तो हम इमीडिएट इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जाता है, लेकिन वर्ड्स को हम अक्सर ऐसे मान के चलते हैं कि शायद बच्चे को तो भी समझ ही नहीं आएगा या उन्हें क्या पता, लेकिन वर्ड्स का तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। 3 से 6 साल में जो जिज्ञासा है, ये तभी मतलब बनी रहेगी अगर 0 से 3 साल में उनके साथ मतलब सही चीज़ें की गई हैं, सही अनुभव दिए गए हैं, उन्हें रोका नहीं गया है, उन्हें टोका नहीं गया है। बिल्कुल, तो ये तो पूरा का पूरा एक साइकिल है ना, मतलब तो 3 से 6 साल की उम्र में पेरेंट्स का रोल कैसे डिफरेंट हो जाता है 0 से 3 में? मैं उसको बहुत अलग तरीके से ऐसे नहीं बता पाऊँगी। बस ये है, क्योंकि बच्चे के अंदर विकासात्मक बदलाव आए, तो आपको उन बदलावों के लिए रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो लेटर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट, वो वहाँ तक उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर हम समझना चाहें कि वो इम्पैक्ट कैसे दिखता है, वो बच्चे जो जिनको अब बेहतर अनुभव मिले, उनका एडल्ट लाइफ में परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फ्रेंड्स, वो बेहतर था। उनकी इनकम बेहतर थी, उनका दे वर बेटर प्लेस्ड इन सोसाइटी एंड दे वर कंट्रीब्यूटिंग बेटर टू द सोसाइटी। कि 10 या 15 मिनट भी रोज़ अगर क्वालिटेटिवली बिताए जाए बच्चे के साथ पेरेंट्स के द्वारा, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं एंड इट हेल्प्स इन अ पॉजिटिव वे। इज़ इट राइट? जो एक चीज जो केवल और केवल पेरेंट्स कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता, वो है बच्चे को इमोशनली सेफ फील कराना। अगर मुझे चूज़ करना है प्री-स्कूल और या आंगनवाड़ी, तो मेरे को क्या-क्या देखना चाहिए कि इज़ दिस प्री-स्कूल और दिस आंगनवाड़ी इज़ राइट फॉर माय किड और नॉट? मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर मुझे खुश बच्चे नजर आते। जब हम 0 से 3 से ट्रांजिशन करते हैं 3 टू 6 में, तो फिर क्या चेंज आ जाता है? पेरेंट्स की साइड से भी क्या चेंज होना चाहिए? और बच्चे के अंदर भी क्या चेंज आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या सेम तरीके से ही दिखेगा या अलग तरीके से दिखना शुरू कर जाता है? 3 से 6 में भाषा और एक्सप्रेशन, भाषा का जो वो है विकास, वो इस हद तक हो जाता है कि जहां पर आप दूसरे को समझने बेहतर लगते हैं और खुद को बताने बेहतर लगते हैं। 3 से 6 में ना ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव। इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट भी जुड़ जाता है अर्ली चाइल्डहुड्स में। वो कितना महत्वपूर्ण होता है? कि अगर सही तरीके का खाना, सही समय पर खाना, सही मात्रा में खाना अगर उन्हें नहीं मिलता है, तो शारीरिक विकास पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो जैसे आपने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स
वर्ड यूज़ किया, तो ये कितना महत्व रखते हैं? ये माइलस्टोन्स मुझे लगता है हमें सिर्फ एक समझ देने के लिए, एक अवेयरनेस तक के लिए ठीक है। मतलब उसमें ऐसा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि अगर 2 साल तक मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। फिर हम ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन में घुस जाएँगे जल्दी से ही, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र में, इवन 4-5 में भी, तो वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा। हाय, वेलकम टू पेरेंट्स ऑफ इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट पीयूष। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग एपिसोड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए एपिसोड की, आज की हमारी गेस्ट के साथ। जिस मुद्दे पे आज हम उनसे बातें करेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे, सीखेंगे, वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। वो क्या होता है, उसका क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी ही कुछ बातें। चलिए मिलते हैं हम आज की गेस्ट अमिता कौशिक जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, पीयूष आप कैसे हैं? मैम मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैम आज का जो ये पॉडकास्ट है, इसके लिए मतलब मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मेरे हार्ट के भी बहुत क्लोज है। और ये पॉडकास्ट सीरीज जो स्टार्ट हुई है, ये इसीलिए ही हुई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में मेरा इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स इसके बारे में जाने, अवेयर हो, एम्पावर हो, और बच्चों के साथ मतलब बिल्कुल करेक्ट एक्शंस ले पाए, जिससे बच्चों का जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है उसको रीच कर सके राइट एज पे। शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी और मैंने आपको इनवाइट किया। आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन एडुवीव फाउंडेशन के साथ। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि अर्ली चाइल्डहुड होता क्या है? तो अगर हम बात करते हैं पीयूष, अ, इस जवाब से पहले भी मैं पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। पर अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो हम लोग अक्सर बच्चों को देखते हैं 3 से 6 या छोटे बच्चों को। हम कुछ जो हमारे बहुत ज़रूरी हिस्से हैं कि बच्चों के पैदा होते ही, इनफैक्ट उससे पहले से ही हमारे लिए ये वाली जो स्टेज है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ तो 0 से 8 साल की जो उम्र है बच्चे के पैदा होने से 8 साल की उम्र, वो बहुत अहम हिस्सा है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का। क्योंकि हम बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ की, उसके ब्रेन डेवलपमेंट की, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट की, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो इसी समय में पड़ती है। आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में हम सुनते हैं कि बच्चों का 80% 90% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 8 साल की उम्र तक हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और उससे भी ज़रूरी एक बात ये है कि जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, 3 साल की उम्र तक लगभग 50% दिमाग का विकास हो चुका होता है। और जो हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं, मतलब बहुत छोटी एज में भी अगर हम बात करते हैं, क्वांटिफाई अगर करूँ, तो 1 सेकंड के अंदर 700 न्यूरॉन्स का कनेक्शंस बच्चों के दिमाग में बनना शुरू होता है एज़ दे टेक बर्थ, एज़ दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग। मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है, जब उनका उसके साथ कनेक्शन बनना शुरू होता है। तो इस स्थिति में बहुत सारे हिस्से हैं। और अर्ली एज की जब हम बात करते हैं तो केवल एक चीज़ है जिसके हम अक्सर बात करते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट, लेकिन उस समय पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, उस समय पर हेल्थ एक बहुत अहम हिस्सा है, उस समय पर बच्चे के लिए रिलेशनशिप्स जो अपने घर में हैं, अपने आसपास के लोगों से हैं, वो बहुत अहम हिस्से हैं जो इस स्टेज पर बहुत वैल्यू रखते हैं। इसके अलावा जब हम इस स्टेज को देखते भी हैं तो 2 नज़र से देखते हैं। एक है कि परिवार की स्थिति में, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है, मतलब परिवार के अंदर बच्चा अपने एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, वहाँ पे लोगों से बातचीत हो रही है। दूसरा उसका एक अहम हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, इंस्टीट्यूशनल जगह पर बच्चे की जो ग्रोथ होती है। तो दोनों ही जगहों पर अर्ली ईयर्स का की जो हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण रहती है। तो मैम जैसे आपने कहा कि ब्रेन डेवलपमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, अगर हम समझना चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है और ये
कितना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने बोला 50% ब्रेन डेवलप हो जाता है फर्स्ट 3 इयर्स तक। तो वो किन-किन वजह से वो 50% डेवलप होता है? अगर आप इस पे थोड़ा रोशनी डालना चाहें तो? जी। तो जितनी मेरी समझ है पीयूष, उससे मुझे ये समझ आता है कि एक तो ये है कि जेनेटिकली हम लोग, एक तो जीन्स का अपना कंट्रीब्यूशन होता है ब्रेन डेवलपमेंट में। दूसरा, जब बच्चे जन्म लेते हैं और उसके बाद जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके आसपास जो उनका वातावरण है, किस तरह से हम वहाँ पर बच्चों को अनुभव देते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है ब्रेन डेवलपमेंट का। और ब्रेन डेवलपमेंट की बात हम क्यों बार-बार इस स्टेज में करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस स्टेज में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, या इस स्टेज में जो जो नींव पड़ती है बच्चे की, उसका असर बच्चे पर ताउम्र रहता है। वो बच्चे कैसे प्राइमरी स्कूल में परफॉर्म करेंगे, वो बच्चे कैसे एडोलेसेंट बच्चे बनेंगे, या फिर वो बच्चे कैसे एडल्ट्स बनेंगे, ये पूरा तय हमारा इन शुरुआती सालों में हो जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ 5 साल की, 8 साल की, 2 साल की उम्र तक हमारा जो दिमाग है, इन टर्म्स ऑफ उसका वज़न, इन टर्म्स ऑफ उसकी डेवलपमेंट, वो 80% तक बन जाता है एक एडल्ट ब्रेन के साथ, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें, तो आप समझिए कि इस समय के जो अनुभव हैं कि माता-पिता अपने बच्चों को किस तरीके से बात करते हैं, बच्चों को किस तरीके की चीज़ें उनको पकड़ने को मिलती हैं, किस तरीके से उनके साथ आस-पास के लोग आके बात करते हैं, उनको एक कम्फर्ट मिलता है कि नहीं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं, उनको छेड़ने के लिए जिस तरफ बच्चा इशारा कर रहा है, उस तरफ की वो चीज़ के पास जा पा रहा है कि नहीं, आवाज़ें किस तरीके की सुनाई दे रही है, भाषा कितनी सुनाई दे रही है, वो सारी की सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। और अगर मैं थोड़ा-सा चाइल्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से जाऊँ, जो कि मैं लाना नहीं चाहती, मतलब शब्द नहीं उसके लेकर आऊँगी, पर 2 बहुत अहम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है और एक सेंसिटिव पीरियड होता है। तो अगर हम बहुत सारे जो हमारी स्किल डेवलपमेंट है, जिसको हम बात करते हैं कि भाषा विकास है, या फिर बच्चों का जो देखने की चीज़ें हैं, या आवाज़ें पहचानने की जो स्किल है, उनको डिफरेंशिएट करने की जो स्किल है, हायर ऑर्डर थिंकिंग या ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, बहुत सारी छोटी-छोटी इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उनका क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड 0 से 8 वर्ष के बीच ही रहता है। तो क्रिटिकल पीरियड वो चीज़ें हैं कि अगर वो कनेक्शंस, जैसे मैंने बोला कि वातावरण से, लोगों से, चीज़ों को मैनिपुलेट करके बच्चे जो है नए साइनेप्टिक कनेक्शन, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनाते हैं। अगर उस समय पर वो अनुभव नहीं मिले, तो हमारी वो विंडो क्लोज़ हो जाती है। और आगे अगर हम कुछ ऐसे अनुभव दे भी, तो कुछ चीज़ों का जिनका क्रिटिकल पीरियड होता है, वो तो फिर भी हम कुछ हद तक सीख पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की विंडो हमारी हमेशा तक के लिए बंद हो जाती है। तो इसलिए इस उम्र में हर तरीके के अनुभव बच्चे के लिए पॉजिटिव, रिच एक्सपीरियंसेस, कि बच्चे के अंदर अगर बच्चा रो रहा है, उसको कोई सँभालने वाला नहीं है, अगर बच्चे को कोई वार्म्थ देने वाला नहीं है, तो वो कहीं न कहीं वो अनुभव उसके साथ हमेशा तक बना रहे। तो इस लिहाज से जो जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो जो हमारे इस समय के अनुभव है, वो महत्वपूर्ण। हुँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, फ़ील कर रहा है या अपनी सेंसेस से ऑब्ज़र्व कर पा रहा है, वो सारा जी, ब्रेन फ़ील कर रहा है, एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहे हैं। और अगर जी, जो इम्पोर्टेंट अगर ये ऐसे फीलिंग्स, ऑब्ज़र्वेशंस और एक्सपीरियंसेस ना मिले, तो बच्चा ये विंडो मिस कर सकता है और शायद उसका उतना विकास ना हो पाए, जितना उसमें होने की क्षमता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना जो, अगर हमें बच्चों को उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचाना है, तो इस समय के जो अनुभव हैं, इस समय पर विविध अनुभव हैं, वो हमें बच्चों को देने। तो अभी हम लोग 3 साल के बच्चों के लिए कुछ-कुछ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो हम लोग अक्सर बताते भी हैं कि बच्चों को अलग-अलग आवाज़ें सुनाएँ, या फिर बच्चों को लोरियाँ सुनाएँ, या गीत सुनाएँ, कहानियाँ सुनाएँ, ताकि भाषा का, इमोशनल विकास, या फिर संगीत से बच्चों का संबंध जोड़ना है। अलग-अलग चीज़ों के लिए हम अलग-अलग गतिविधियाँ बताते हैं। और 3 से 6 में फिर चीज़ें थोड़ी-सी और स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसमें इंस्टीट्यूशंस में पहुँच जाते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर जाते हैं,
प्ले स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को अनुभव कैसे मिल रहे हैं? तो अक्सर मैं बात करती हूँ जब हम लोग टीचर्स के साथ ये वाला काम करते हैं ना कि अच्छा जब बच्चे आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चों की ज़रूरतें क्या होती हैं? तो उस समय पर अक्सर सब मुझे बोलते हैं कि अच्छा बच्चों को तो खेलने की जगह चाहिए, बच्चों को तो एक भय मुक्त वातावरण चाहिए, बच्चों को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो खुद को ऐसा परिवेश जहाँ वो खुद को सेफ महसूस कर पाए, सुरक्षित महसूस कर पाए, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। और खेलने को ये जो गिनती भी सीखनी है, भाषा भी सीखनी है, और आर्ट एंड क्राफ्ट भी, सब ये वाली बातें बोलते हैं। फिर अगली अगली बात हम लोग अक्सर जब बात कर रहे होते हैं, जब वो माता-पिता हो जाए, हम बच्चों की तो ये ज़रूरतें हैं, हम किस हद तक एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में उनकी ये ज़रूरतें पूरी करते हैं। कहीं न कहीं घूम फिर के जब हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करते हैं, तो हमारा फ़ोकस आ जाता है कि एकेडमिक्स पर। ठीक है, वो ब्रेन डेवलपमेंट की बात होती है तो ब्रेन के साथ संबंध भी स्थापित कर लिया गया है कि केवल हमारा कॉग्निटिव, हमारा मानसिक विकास। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं वो हर चीज़ की बात कर रहे हैं। हमारा ब्रेन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो हमारे पूरे तंत्र, जो हमारे शरीर का पूरा तंत्र है उसको चलाता है। उसमें केवल मतलब सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं है, भाषा भी है, उसमें हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ भी है, उसके अंदर हमारी शारीरिक एबिलिटीज़ भी है। वो सारी की सारी ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। और उसमें हम लोग कितना किस हद तक अगर शारीरिक शक्ति की बात भी करते हैं, तो वो भले ही हमारे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर हो, लेकिन उसकी परसिवरेंस कहाँ से आती है? उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समझ होना कि ओवरऑल हर डोमेन जो जिसमें बदलाव आता है समय के साथ, उस तरीके के अनुभव बच्चों को देने हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं इस स्टेज में। तो मैम जैसे आपने कहा हर डोमेन, तो एक बारी आप लिसनर्स को बता सकते हैं कि वो डोमेन कौन-कौन से हैं, जिन पे जी, हमें बिल्कुल। काम करना चाहिए या अनुभव देने चाहिए बच्चों को? बिल्कुल। तो और डोमेन भी पीयूष, में मुझे लगता है कि ये शब्द भी ना आजकल इतनी इतनी हमारे अंदर मतलब हम सुनते हैं ना चीज़ें, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मुझे लगता है ये आजकल ऐसा कॉमन शब्द है। लेकिन वो डोमेन क्यों है? तो तो वो सिर्फ़ हमने ये 5 डोमेन्स की अक्सर हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसे 5 बड़े हिस्से हैं, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं या बच्चे के ग्रोथ की बात करते हैं, तो मोटे तौर पे हमें बदलाव इन्हीं चीज़ों के अंदर नज़र आते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट है, जिसके अंदर बच्चे की का शारीरिक विकास की हम बात करते हैं। दूसरा हमारा सोशल, इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट है। इसको हम पहले सोशल इमोशनली बोला करते थे, लेकिन हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज है, वो अब इसको सोशल, इमोशनल और एथिकल डेवलपमेंट की नाम से बुलाते हैं। जहाँ पर हमारा कि हम अपने इमोशंस को किस हद तक समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे कर पाते हैं, दूसरे के साथ कैसे संबंध स्थापित कर पाते हैं, दूसरे से कनेक्ट कैसे कर पाते हैं, अपने दोस्तों में, परिवार में, वो चीज़ें आती हैं। एथिक्स की बात अब इसके अंदर जोड़ दी गई है, वैल्यूज़ जो हमारी है। तीसरा है हमारा जो भाषा विकास है, जिसके अंदर लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा फिर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के अंदर मेजरली हम 3-4 चीज़ों को देखते हैं। एक हमारा सेंसोरियल डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमारी सारी इंद्रियाँ, जो हमारी पाँचों सेंसेस है, उसका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा हम कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि हमारी समझ हवा के बारे में, पानी के बारे में, पेड़-पौधों के बारे में, या हमारे फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में जो हम लोग बात करते हैं। सॉरी, ये जो आस-पास हमारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होती है, वो है। उसके बाद हमारा एक और हिस्सा है जिसमें मेंटल प्रोसेसेस की हम बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, तो ये सारी की सारी इवैल्यूएशन, चीज़ों को देखना, कंपैरिज़न, डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। फिर एक और जो जिसके बारे में आजकल बहुत बज़ है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी, या न्यूमरेसी जिसको हम बोलते हैं। न्यूमरेसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर रखा गया है।
जिसमें रंगों की पहचान से लेके आकृतियों की पहचान, नंबर ऑपरेशंस, हम लोग अपने आसपास पैटर्न्स को कैसे देखते हैं, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद हमारा जो डोमेन बचता है वो बचता है एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो उसको भी एस्थेटिक्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से हम बात करते हैं। पहले हम उसको क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स के नाम से बात करते थे। तो ये हिस्सा है हमारा जो सृजनात्मक हिस्सा है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, उसके अलावा चीज़ों को, अपने आसपास के वातावरण को, नेचर को प्रेज कर पाना। तो ये सारे के सारे हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, अगर मैं संक्षिप्त में एंड इसको- मैम, जो फिजिकल डोमेन की आपने बात किया, तो उसी के अंदर ही ये फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स दोनों आ जाते हैं, या वो अलग दिखते हैं? जी, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर उसके दो बड़े हिस्से की तरह हमारे नजर आते हैं। फाइन मोटर में हम बात करते हैं हमारी जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, जैसे किसी चीज को पिरोने के लिए, या हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो वो सारा फाइन मोटर में आता है। ग्रॉस मोटर हमारा है कि जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जंप कर रहे हैं, या हम लोग भाग रहे हैं, जिसमें हमारी स्थूल मांसपेशियां, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, जिसमें उनका प्रयोग होता है। और शारीरिक विकास में मैं एक चीज और बोलूंगी जिसको हम अक्सर नजरअंदाज भी कर देते हैं, उसमें इन दोनों चीजों को, मैंने पहले भी बोला, इन चीजों पर काम करने के लिए एक और जो मुख्य चीज है वो परसिवरेंस और स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन दोनों चीजों पर, इन दोनों कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। तो ये हुए हमारे जो डोमेन्स है, जो हमारी डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में सहयोग दे रहे हैं। बट आपने शुरू में ये भी कहा था कि इसमें हेल्थ न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट भी जुड़ जाता है अर्ली चाइल्डहुड्स में। वो कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या कम महत्वपूर्ण होता है? देखिए, हेल्थ का तो और न्यूट्रिशन का मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स इन चीज़ों पर तो काफ़ी हद तक आजकल बहुत अवेयर भी हैं। पर अगर हम डोमेन्स की भी बात करते हैं, अगर मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन को सीधा फिजिकल डेवलपमेंट से अगर जोड़ती हूँ, तो बच्चे का बहुत सीधी सी बात है कि अगर सही तरीके का खाना, सही समय पर खाना, सही मात्रा में खाना अगर उन्हें नहीं मिलता है, तो शारीरिक विकास पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और केवल वो शारीरिक विकास पर असर नहीं पड़ता है, उसका असर आपके मानसिक विकास पर, क्योंकि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी ऐसे अलग अलग नहीं है ना कि आज मुझे शारीरिक विकास पे काम करना है, अभी मुझे मानसिक विकास पे काम करना है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका सबका आपसी संबंध है। तो अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन जो कि बेसिक नीड्स है, मतलब मैं अगर बात करूं इंस्टीट्यूशनल सेटअप में भी, तो अगर हम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की भी बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी। सबसे पहले हेल्थ और न्यूट्रिशन आएंगे, क्योंकि वो बच्चे की बेसिक नीड है। जब तक खाना ठीक नहीं मिलेगा, आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं कोई मजेदार कहानी भी सुनूं? मुझे अगर भूख लगी है, अगर अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे कैसे, आप मुझे कितना भी मजेदार एक फिल्म दिखाइए, आप मुझे कितनी भी मजेदार जगह पर लेकर, आप मुझे कार्टून दिखा दीजिए, छोटा भीम दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, मुझे उसमें मजा ही नहीं आएगा। तो आई थिंक ये तो एक अनसेट चीज भी है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन इस स्टेज में, एंड राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, कि बच्चों को खाना क्या है। क्योंकि अभी एक एक और चीज जो मुझे नजर आती है जब मैंने बच्चों के साथ काम किया गवर्नमेंट सेटअप में, तो वहां पर हमारे पास ज्यादातर बच्चे आते थे ऐसी पृष्ठभूमि से जहां पर अ, बच्चे यूजुअली सरकारी स्कूल में भेजा ही इसलिए जा रहा है कि दे यूज्ड टू कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज, जिसको हम अगर बात भी करते हैं तो संसाधनों की कमी है। लेकिन अगर वहां भी मैं बच्चे को देखती थी, तो बच्चे हाथ में कुरकुरे का पैकेट सुबह को लेकर आ रहे हैं, 3 साल का एक बच्चा। तो इसको मैं बहुत नजर, मतलब बहुत अलग अलग एंगल से देख पाती हूँ। एक, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि माता पिता के पास समय नहीं है, ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आज के समय में किसी के लिए भी कुछ भी सामान खरीदना थोड़ा आसान हो गया है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैकेज्ड खाना है, और एक जो ग्रुप है हमारा समाज का, जहाँ वापस ऑर्गेनिक खाने और उसके लिए अलग से ज्यादा पैसा पे करने की तरफ बढ़ रहा है। तो एक ऐसा ग्रुप है जो, जिसे अभी मार्केट को एक्सप्लोर करना है कि मार्केट में बच्चों के लिए क्या अवेलेबल है, जो वो
खुद नहीं ले सकते थे, माता पिता को ये लगता है मेरा बच्चा भी दुकान पे जाके अपनी मर्जी का सामान खरीद के खा पाए। तो ये वाली अवेयरनेस आना कि ये आपको लगता है कि सोशल मोबिलिटी का द्योतक हो सकता है कहीं ना कहीं, कि मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैं इसको किस नज़र से देख रही हूँ, कि कुरकुरे ले पाना, आइसक्रीम ले पाना, उनको ये कहीं ना कहीं ऐसा एक एक तसल्ली भी देता है पेरेंट्स को कि हाँ, मैं अपने बच्चे को ये चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो कि एक बच्चा जो कि एक बड़े घर में रहता है, जो जो चीज़ें वो खाते हैं। पर ये समझ पाना कि मेरे बच्चे के खाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए सीधा अगर आप रोटी सब्जी जो आप अपने घर में खाते हैं या दाल चावल खिला के आप उसको भेजेंगे, तो वो उसकी शरीर के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम पैकेज्ड खाना, बिस्किट या नमकीन का कोई पैकेट वहाँ पर। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अवेयरनेस के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी तरफ हम जो दूसरा हमारा समाज का तबका है, उसमें अलग रीज़न से बच्चों के लिए इस तरीके की कमियाँ हम लोग हमें देखने को मिलती हैं। तो ये अवेयरनेस कहीं न कहीं ज़रूरी है कि बेसिक भोजन जो हम लोग अपने बचपन में खाते आए हैं या हम लोगों ने देखा है, नॉर्मल खाना जो खाया जाता है, शायद बच्चों के लिए वो बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आंगनवाड़ीज में या कहीं भी हम जहाँ मिड डे मील है, वहाँ बच्चों को इसी नज़र से खाना दिया जाता है कि मिलेट्स उसमें इंक्लूड किए हुए हैं उन्होंने, या रोटी सब्जी दाल चावल दही, इस तरीके का खाना बच्चों को दिया। तो आपने एक चीज़ और भी कही, जैसे कि न्यूट्रिशन हेल्थ है एक सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है, फिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन्स है वो हमारे सेकेंडरी इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं, बट दे ऑल आर इंटीग्रेटेड। आपने ऐसा कहा कि सब इंटीग्रेटेड है आपस में, ऐसे हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे और इस पे नहीं। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं समझाने के लिए कि ये इंटीग्रेटेड कैसे है, ये सारी चीज़ें आपस में, कोई एक एक्टिविटी या कुछ? हाँ, बिल्कुल। तो हम ऐसे आपस में बात ही करते हैं। पीयूष, कोई एक ऐसा खेल बताइए जो आपने खेला हो, कोई बचपन का खेल छुप छुपाई, या बच्चे छुपन खेलते हैं छुपाई, ऐसा भी। छुपन छुपन छुपाई, छुपाई खेलते हैं, yes। छुपन छुपाई खेलते हैं और बच्चे भी खेलते हैं, है ना? अब छुपन छुपाई जब हम खेलते हैं, तो उसमें क्या-क्या करते हैं हम? छुपते हैं, हम दौड़ते हैं, हम ढूंढते हैं, हम हाँ, कोऑर्डिनेट करते हैं छुपने आपस के में। लिए कुछ सोचते हैं, छुपने के यस, लिए सोचते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि यस यस कहाँ यस। छुपेंगे, जहाँ पे कोई हमें ढूँढ ना पाए, है ना? तो कौन-सा डोमेन है यहाँ पर इन्वॉल्व जब हम सोचते हैं, प्लान कर रहे हैं? कॉग्निटिव। जब हम भागते हैं, कौन-सा डोमेन है? फिजिकल। जब हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 तक गिनना हम छुप रहे हैं, 10 तक गिनना हम छुप रहे हैं। कोई छोटा बच्चा भी, उसे भी 20 तक की ऐसे नंबर याद हो जाते हैं। कौन-सा डोमेन है? कॉग्निटिव हो गया, मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया, न्यूमरेसी आ गया। यस। आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं, तब कौन-सा डोमेन है? अगर हम बात करते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करना, सोशल कोऑर्डिनेट इमोशनल, करना, सोशल इमोशनल। कनेक्शंस, यस। पीयर पीयर रिलेशनशिप, ठीक है? उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी ज़रूर होंगे, जो बहुत नायाब किस्म की जगहें ढूँढते हैं छुपने के लिए, या तरीके ढूँढते हैं छुपने के लिए। क्या कर रहे होते हैं? क्रिएटिविटी आ क्रिएटिविटी। गया। करेक्ट। तो तो हम कोई भी चीज़ पकड़ें, कहीं न कहीं आपका डोमिनेटिंग एक डेवलपमेंट आपको ज़्यादा नज़र आएगा, डेफ़िनिटली ये पॉसिबिलिटी है। और वो डिपेंड करता है आपका उद्देश्य क्या है। ये एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं कहानी सुना रही हूँ क्लास में, तो उस दिन कहानी सुनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, जिस कारण मैंने कहानी सुनाना अपनी कक्षा में रखा है। या मैं अपने भी बच्चे को अगर कहानी सुना रही हूँ, तो आज मैं कहानी सुना रही हूँ उसको क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास जो बच्चे हैं ना, वो आपस में कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं या एक दूसरे को तंग बहुत कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिससे वापस से मेरा जो ग्रुप है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो आपस में अच्छे से रह पाए। तो मैं इसलिए कहानी सुना रही हूँ, ठीक है?
उस कहानी में बाय डिफॉल्ट भाषा विकास तो होगा ही। उस कहानी में बच्चे कक्षा के रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, उस कहानी के बाद की गतिविधियों में इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करेंगे, जो कि एक मेंटल प्रोसेस है। लेकिन उस दिन का जो डोमेन है, जो जो की डोमिनेटिंग डोमेन है जिसको मैंने फोकस किया है, वो है सोशल इमोशनल। तो आपस का जो कनेक्शन है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मैं किस कारण से किस गतिविधि में बच्चे के साथ इन्वॉल्व, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे मैं ग्रुप में। पर आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि जब हम 0 से 3 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों में वो गैप्स रहते हैं कि उनको प्रॉपर वो एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं मिल पाए हैं, जिससे कि उनका जो पोटेंशियल है, डेवलपमेंट पोटेंशियल वो रीच नहीं हो पाया है, चाहे वो किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ, तो पेरेंट्स जनरली छोटे बच्चों से बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है हमारी फैमिलीज़ में। या खाने-पीने को भी हम देखें तो उस पे भी काफ़ी तवज्जो रहता है कि अच्छा खाया जाए, प्रॉपर खाया जाए या ना खाया जाए। तो भी क्या गैप्स है? अगर है तो क्यों है? इस मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैंने इस एज ग्रुप के साथ ना बहुत गहराई से काम नहीं किया है। पर फिर भी मुझे जो समझ बनती है वो मैं बताती हूँ कि ये वाला एज ग्रुप ना कहीं हम लोग ध्यान देते हैं इस एज ग्रुप पे, जैसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस भी है ना, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर साझा परिवार है, अगर एक बड़ा परिवार है जिसमें हम लोग बात करते हैं, तो उसमें तो बच्चे को ये अनुभव ऑटोमेटिकली मिलते हैं। कोई भी उससे आके बात करेगा किसी ना किसी तरह से, अगर बड़े बच्चे भी हैं या और एडल्ट्स हैं जो केयर गिवर्स हैं, वो भी बच्चे के साथ बात करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बच्चे को उस तरीके का स्टिमुलेशन मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं आज की जो हमारी मॉडर्न फैमिलीज, उन फैमिलीज के अंदर ना बच्चे के पास दो ही लोग बचते हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसमें माता पिता हैं, और माता पिता भी अक्सर बिजी रहते हैं किसी ना किसी तरह से। तो कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चा अनअटेंडेड रहता है, और उस केस में हमारे पास तो आजकल इतने गैजेट्स हैं कि 2 साल की उम्र से 2.5 साल की उम्र से जो बच्चे का पूरा ये है कि उसको संभालने के लिए एक जो तरीका हम चुन लेते हैं कभी कभी, वो टेलीविजन बन जाता है या फिर मोबाइल फोन बन जाता है या आईपैड बन जाता है। तो उस केस में मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग वाली बात है, या फॉर दैट मैटर कॉग्निटिव जो हमारा स्टिमुलेशन है बच्चों का अर्ली एज का, उसमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आप अगर टेलीविजन देख रहे हैं तो आपका खुद का रिस्पॉन्स क्या है उसके लिए, वो एक काफी बड़ा सवाल है। हम अपने मन मन में चीजें करते रहते हैं, बट दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्स दैट वी आर जनरेटिंग। हम पैसिव बन जाते हैं बहुत क्लियरली। हमारा जो और बच्चे का जो स्वभाव है, अगर मैं उस पे आके बात करूं, बच्चे का स्वभाव ही है एक्टिव होना, जिज्ञासु होना, सवाल पूछना, इधर उधर भागना, अपनी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी दब जाती। तो इसमें मतलब ये सारी की सारी चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई है ना पीयूष, कि जब हम एक चीज की बात करते हैं तो दूसरी चीज जरूर उसके साथ में जुड़ी होती है। तो जहां हम बच्चे का जो स्वभाव है उसको स्वाभाविक रूप में नहीं चलने दे पाते, तो वहां कमी तो रह ही जाएगी। उसमें कहीं ना कुछ तो ऐसी चीजें रहेंगी जिस पर हम उस तरीके का ध्यान नहीं दे पा रहे जो बच्चे की विकासात्मक जरूरत है, उसकी डेवलपमेंट। तो ये हाँ हाँ, आप बोलिए please। नहीं, कंटिन्यू, कंटिन्यू। हम्म, तो मैं वही कह रही हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कुछ केसेस में हो सकता है, और दूसरा कुछ जगहों पर मुझे ऐसा भी लगता है कि समय की जो कमी या हमारे जो लाइफस्टाइल के बदलाव है उसके कारण कुछ कुछ जगहों पर ये गैप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कि
एक और बड़ी चीज़, जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण लेती हूँ। अगर क्लासरूम में बच्चे हैं, आजकल बहुत जगहों पर सिंगल चाइल्ड है, ठीक है? लार्ज फैमिलीज़ नहीं। तो बच्चों के लिए कभी-कभी आके, या तो डिपेंड भी करता है कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे की परवरिश करते हैं, किस तरीके से बच्चा और बच्चों के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। पर कुछ केसेस में, जैसे मैं अभी अपने बच्चों के साथ ही कुछ बच्चों को ऐसे देखती हूँ कि उनके लिए बहुत क्लीशे एग्जाम्पल है, पर बहुत सच भी लगता है कि कभी-कभी शेयरिंग या फिर दूसरे को स्पेस दे पाना, उन बच्चों की कभी-कभी बहुत मुश्किल हो पाता है कि अच्छा, आप मेरे पास आकर इस जगह पर बैठ जाइए, या आप मुझसे शेयर कर लीजिए। जबकि एक ऐसी फैमिली जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए चीज़ों का बँटना इज़ मोर नॉर्मल देन अपने लिए कोई एक चीज़ अकेले मिल पाना। तो ये डिफरेंस कहीं न कहीं है जो हमें नज़र आते हैं। तो ये केवल एक फैक्टर नहीं है इसके अंदर जुड़ा हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। तो जैसे मैम आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, तो मतलब इससे एक बात मुझे ये क्लिक हुई, आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जैसे कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि लेट्स से बच्चे को कोई चोट लग गई, तो दे हिट द ऑब्जेक्ट, कि पिट्टी करते हैं कि इसने आपको मारा एंड ऑल दैट थिंग। तो दैट ऑल्सो टीचेस द चाइल्ड कि अगर आपको चोट लगी है तो आप किसी को मार सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ राइट स्टेप और राइट टाइप ऑफ नॉलेज यू आर गिविंग टू अ किड। तो ये भी बच्चा बिल्कुल, देख रहा है, तो इस छोटी-छोटी चीज़ों से, चाहे हम बच्चे को स्टिमुलेशंस दे रहे हैं बाकी चीज़ों का, बट हमारी जो अपनी अवेयरनेस है, हमारे एक्शंस में, जैसे आपने बोला बच्चे का स्वभाव है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, दौड़ना, भागना या उन चीज़ों को पटकना, अगर हम उन चीज़ों को भी रोक रहे हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल भी शायद लो हो जाता है किसी चीज़ों को छेड़ने का या किसी चीज़ों को पकड़ के एक्सप्लोर करने का। बिल्कुल। बिल्कुल। और कई चीज़ें हम जैसे आपने ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया पीयूष, कि हम कर क्या रहे हैं? हम उनको एक्चुअली सीधा-सीधा ये बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं, इफ समबडी हर्ट्स यू, यू हर्ट दैट मतलब दैट थिंग इवन मोर। ठीक है? मैंने उसको और ज़ोर से मार दिया। अच्छा, यहाँ पर ये, तो हमारी ये कुछ एक प्रैक्टिसेस डेफ़िनेटली बच्चों को इम्पैक्ट करती हैं कि मतलब हम उनको सही मैसेज नहीं दे रहे होते, या फिर जब बच्चे कभी-कभी भाषा में ही तुतला के बोलते हैं। तो एक चीज़ होती है कि हाँ, बच्चा इज़ नॉट रेडी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, राइट? लेकिन दूसरी एक चीज़ ये होती है कभी-कभी कि हम लोग इसको क्यूट मानने लगते हैं, हमें वो प्यारी लगने लगती है, तो वी कीप रिपीटिंग द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड टू स्पीक द सेम थिंग करेक्टली। और या फिर मतलब नॉर्मल तरीके से बोले तो हमारा जो रिस्पॉन्स टू दैट होता है, वो कई हम मतलब बच्चे की किसी भी चीज को लेकर वो रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। इसलिए हम लोग आजकल टर्म भी इस्तेमाल करते हैं ना, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग। हाउ आर वी रिस्पॉन्डिंग टू a particular need of a child? The need of a child is to explore, suppose. How are we responding to that? उसको भी बहुत क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे खुला छोड़ दे कि अच्छा ठीक है, आप सब चीजें तोड़ ही दो तो मतलब तब भी कुछ नहीं होगा। सेटिंग अप क्लियर एक्सपेक्टेशंस बट गिविंग देम स्पेस एट द सेम टाइम। तो जो जो कहीं ना कहीं फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है ना, वो हमेशा साथ ही साथ चलती है, वो बचपन से ही साथ चलती है। हम क्या करते हैं कि फ्रीडम देने में हमें काफी तकलीफ होती है एज अ सोसाइटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बनाना हम जानते ही हैं कि हाँ, अभी बच्चे को रिस्पॉन्सिबल तो बनाना है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देते सच मायनों में, तो क्योंकि वो भी हम ही डिसाइड कर रहे होते हैं अक्सर। फिर ऑल ऑफ अ सडन बच्चे 10वीं में आते हैं, अच्छा फिर कौन से सब्जेक्ट्स लोगे? उससे पहले तो आपने फ्रीडम नहीं दी हमें कुछ भी चीज चुनने की। खाना भी मम्मी ने चुना, कपड़े भी पेरेंट्स ने चुने, हमें तो फ्रीडम नहीं थी कि व्हाट डू वी वांट टू डू। तो ये कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हम लोगों के, मैं अगर अपनी भी बात करूं एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चों को फ्रीडम तो दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट टेकिंग अ डिसीजन कि मुझे अपने बाल लंबे रखने हैं। तो एज अ मदर मुझे सवाल आएगा, क्यों तुम्हें लंबे बाल क्यों रखने हैं? तो
छोटी सी बात है, ठीक है, इट कैन बी अ वे फॉर माई चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एट एडोलेसेंट स्टेज, राइट? उसकी शायद उसको मतलब ये है कि ही वांट्स टू मेक इट अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, बट आई कांट गिव दैट फ्री, क्योंकि हम हमेशा हमने तो जैसे रखे बाल, जैसे हमारे पेरेंट्स कहते थे, हम तो ऐसे रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी बीच में आती हैं। तो इट इज अ वेरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आई वुड से, कि हम फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें भी एक पूरा स्पेक्ट्रम में फॉर्म करते हैं। वी कीप गोइंग बैक, हम फ्रीडम देते हैं, फिर बीच बीच में वो आ जाते हैं, चाहे अवेयरनेस होने के बाद भी हम इन सारी की सारी चीजों में। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। कंडीशनिंग बहुत बहुत मैटर करती है हर चीज में। पर अगेन अवेयरनेस है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके सामने ये बात मतलब यहाँ कन्फेस कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया होगा, कहीं ना कहीं अवेयरनेस के बाद ये सोचा तो होगा कि हाँ नहीं ठीक है, तो ये स्पेस देते हैं, इसके बारे में सोचते तो हैं, एटलीस्ट बातचीत करते हैं कि ओके किस लिमिट तक हो सकता है, किस लिमिट तक चीजें नहीं हो सकती। तो आई थिंक अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, कंडीशनिंग, ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम बच्चों के साथ चीजें डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। एंड जैसे आपने कहा चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को चॉइसेस देना और उन्हें चूज करने का फ्रीडम देना शुरुआत से। जिससे कि बच्चा जब भी एडोलसेंस में जा रहा है या एडल्ट लाइफ में जा रहा है, तो वो अपनी चॉइसेस ले सके। एंड इवन पेरेंट्स के लिए भी प्रैक्टिस हो पाए कि हाँ, हम उनकी चॉइसेस को अप्रूव कर सकते हैं या हमें बॉदर ना करें। तो देयर आर फ्यू प्रैक्टिसेस लाइक गिविंग चॉइस, अलाउ द चाइल्ड टू एक्सप्लोर। मतलब ये दो चीज़ें हैं, मतलब जो बिल्कुल शुरुआत से हमेशा होनी ही चाहिए पेरेंट्स में। तब मुझे बिल्कुल तो उससे ये लगा। तो आप बिल्कुल 0 होनी से चाहिए। 3 एंड जब हम 0 से 3 से ट्रांजिशन करते हैं 3 to 6 में, तो फिर क्या चेंज आ जाता है? पेरेंट्स की साइड से भी क्या चेंज होना चाहिए? और बच्चे के अंदर भी क्या चेंज आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या सेम तरीके से ही दिखेगा या अलग तरीके से दिखना शुरू कर जाता है? हाँ, तो इसमें मैं पहले वो चॉइस वाली बात को तो थोड़ा एक दो चीजें उसमें और बोलना चाहती हूँ, और देन आई विल टेक अप दिस। तो चॉइस वाली चीज में क्या होता है पीयूष, की बिल्कुल अर्ली स्टेज से ही, कि दो कपड़े भी है ना, चाहे 3 कपड़े रखे हुए हैं, तो बच्चे को कौन सा पहनना है, एटलीस्ट ये पता लगना कि उसको पसंद क्या है और उसकी पसंद किस पर आधारित है, और उसकी पसंद पे ट्रस्ट कर पाना कि अच्छा ठीक है हमें ये पहनना है। दूसरी चीज ऐसी, हम आजकल स्कूलों में ऐसी प्रैक्टिसेस भी रखते हैं, अब जैसे फ्री प्ले या मुक्त खेल, ये जो एक प्रैक्टिस है जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी चलती है, जो सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स हैं वो उसको फ्री प्ले, चॉइस टाइम, अलग अलग नामों से उसको बुलाते हैं। तो उसको रखने का कारण एक यही है कि बच्चा जब खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर दे, जब उनके अंदर वैसी भाषा का विकास भी हो पाए कि जहाँ वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन भी करना शुरू कर पाए, एक्सप्रेस भी करना शुरू कर पाए, तब ये क्लियर चॉइसेस देना, चाहे वो इस चीज में है कि आपके पास ये 4 चीजें हैं जो आप खेलना चाहते हो, इनमें से आप अपनी पसंद की चीज क्या खेलना चाहते हो उसको आप चुन सकते हो, और आज ये चुन सकते हो तो कल दूसरा भी चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ये चुना तो हर बार आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हर रोज यही चुनेंगे। तो वो चुनाव करने का की जो स्वतंत्रता है, वो छोटी उम्र से ही देना आवश्यक है। बहुत छोटे बच्चे क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कभी कभी कम्युनिकेशन का वो होता है, तो वहां पे फिर भी चीजें हमारी थोड़ी इस चीज में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें तो ये चीजें बहुत आवश्यक है। तो हम लोग जैसे बच्चों के साथ अगर काम करते हैं तो बाकी कुछ करें ना करें, हम लोग जरूर मुक्त खेल का एक स्लॉट बच्चों के लिए रखते हैं, जहां पर वो चाहे उनको प्रिटेंड प्ले करना हो, चाहे उसमें वो टीचर टीचर खेल रहे हैं, चाहे उसमें वो मम्मी पापा वाला खेल खेल रहे हैं, चाहे उसके अंदर वो लोग से चीजें बना रहे हैं, चाहे ड्राइंग बना। तो दिस स्पेस इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये बच्चों के लिए जरूरी। अगला सवाल आपका कि 3 से 6 में कैसे चीजें बदल जाती हैं, तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर वही है कि 3 से 6 में भाषा और एक्सप्रेशन, भाषा का जो वो है
विकास वो इस हद तक हो जाता है कि जहाँ पर आप दूसरे को समझने बेहतर लगते हैं और खुद को बताने बेहतर लगते हैं। तो उस केस में उनको अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व करना ज़्यादा आसान भी रहता है, ज़्यादा ज़रूरी तो पता ही है कि हमें है ज़रूरी, लेकिन वहाँ पर हम उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जो हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उन सभी डोमेन्स से संबंधित गतिविधियों में बच्चे को इन्वॉल्व भी कर पाते हैं। तो जैसे मैं एक साधारण सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक 3 साल का बच्चा, चाहे उसको बोलना आ रहा है नहीं बोलना आ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा है कि वो एक्सप्रेस कर पाता है। वो बच्चा आता है और न, छोटे बच्चे को तो इतनी पता नहीं है। आप 2 साल के बच्चे को एक नया, 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल के को तो समझ आता है, एक नया कपड़ा पहनाएंगे तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता है, पर एक 3 साल के बच्चे के लिए नए और पुराने का डिफरेंस पता है। मेंटल फैकल्टीज थोड़ी सी ज्यादा रिफाइन, वो आके जरूर ये चाहेगा, आप चाहे उसके पेरेंट हो, चाहे आप उसके आसपास रहते हो, चाहे आप उसके टीचर हो, चाहे केयर गिवर हो, कोई भी, वो आके आपको जरूर दिखाना चाहेगा कि आज उसने नए जूते पहने। तो मेरे पास एक बच्चा था और मैं अपनी ही उसमें कहीं ना कहीं 30 बच्चों के बीच में उलझकर अपनी ही गलती समझती हूँ कि मेरा ध्यान नहीं गया उस बच्चे के ऊपर। और वो बच्चा मेरे पास आके मुझे ऐसे कमर पे थपथपा के मुझे ना के बोलता है, आई एम न्यू। एंड मुझे 2 मिनट लगे और इशारा किया बच्चे ने अपने जूते की तरफ, आई एम न्यू। तो मुझे तब समझ आया कि दिस चाइल्ड वांट्स टू शेयर कि भाई आज नए जूते पहन कर आए और आपने ध्यान भी नहीं दिया, ये कितनी बड़ी बात है बच्चे के। तो 3 से 6 महीना ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव, भाषा का विस्तार, मेंटल फैकल्टीज का विस्तार, एक्सपोजर, नई नई चीज़ों की समझ होना, क्योंकि हम भी थोड़े से और नई चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व कर पाते हैं। बच्चों का बाहर निकलना बढ़ जाता है, पीयर इंटरेक्शन बढ़ जाता है, नए एडल्ट्स के साथ बढ़ जाता है, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप में बच्चे आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आके आपको चाहे वो स्कूल है, आंगनवाड़ी है, किसी भी फॉर्म में इंटरेक्शन, एक दूसरे से, एक दूसरे का खान पान देखना, एक दूसरे के कपड़े देखना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे में समानताएं देख पाना, एक दूसरे के डिफरेंसेस को देख पाना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मैं ये कहूँगी कि मज़ेदार हो जाती हैं, और जिसको हम कहते हैं ना, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आ जाती है उस समय पे, क्योंकि उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स पैदा ही हुए हैं ज्ञान बांटने के लिए। ब्रूनर बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विथ टीचिंग डिस्पोजिशन, राइट? तो हम पैदा ही हुए हैं टीचिंग डिस्पो, हम सब सिखाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, जो हमारे पास है बांटना चाहते हैं। तो वहाँ एक ऐसा ग्रुप है जो जिसके पास इतनी जिज्ञासा है, जो बहुत कुछ सीखना चाहता है, और एक तरफ हम एडल्ट्स हैं जो सब कुछ सिखाना चाहते हैं। पर इम्पॉर्टेंट क्या है उन दो के बीच में? उन दो के बीच में इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कैसे हमसे बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि बच्चे के जो सीखने का तरीका है वो एडल्ट्स के सीखने के तरीके से बिल्कुल अलग है। हम बच्चों को किस तरीके से परसीव करते हैं, हमारा बच्चे के बारे में मेरी अवधारणा क्या है, वो डिसाइड करेगी कि मैं उस बच्चे के साथ अपना इंटरेक्शन कैसा रखूं। अगर मैंने सोचा कि बच्चों को, जैसे हम बोलते हैं ना, जग एंड मग अप्रोच, और बच्चे तो गीली मिट्टी है, कैसे भी उनको मोल्ड कर दो, बच्चे तो ब्लैंक स्लेट हैं। वे बच्चे ब्लैंक स्लेट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस विचार के साथ आऊंगी तो मैं केवल वहां पर ऐसे आऊंगी कि जिसे सब कुछ मालूम है और मुझे बच्चे को ज्ञान बांटना है। अगर मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ आती हूँ, लेकिन अगर मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ आती हूँ कि बच्चे जिज्ञासु हैं, बच्चे के अंदर क्षमता है कि बच्चे सीख सकते हैं, और बच्चों को सिखाने के लिए हमें उन्हें अलग अलग तरह के अनुभव देने होंगे। बच्चे को ऐसा माहौल, क्योंकि परिवेश जो है, सीखने का परिवेश सीखने सिखाने की प्रक्रिया से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेडागॉजी की हम अक्सर बात कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, लेकिन वो माहौल, वो प्राइमरी है कि वो माहौल कैसा क्रिएट किया है। क्या वो बच्चा मुझसे सीखना भी चाहता है?
मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, पर मैंने क्या ऐसा संबंध अपने बच्चे के साथ या अपने उस ग्रुप के साथ बनाया है कि वो मुझसे कुछ नया सीखना चाहे या मेरे साथ कुछ नए अनुभव एन्जॉय करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये 3 से 6 में ना बहुत क्लियरली विज़िबल होता है। वो आपको सीधे सिग्नल्स देते हैं, आप उनके साथ बहुत सारी नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जिसको हम लर्निंग बोलते हैं या जिसको हम एक लर्निंग तो वन साइडेड तो है नहीं ना, इट इज़ टीचिंग लर्निंग, इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो ये 3 से 6 साल में जो जिज्ञासा है, ये तभी मतलब बनी रहेगी अगर 0 से 3 साल में उनके साथ मतलब सही चीज़ें की गई हैं, सही अनुभव दिए गए हैं, उन्हें रोका नहीं गया है, उन्हें टोका नहीं गया है। तो मतलब वो तभी बिल्कुल। 3 टू 6 में दिखेगा। बिल्कुल, तो ये तो पूरा का पूरा एक साइकिल है ना, मतलब जैसे अगर 0 टू 3 में आपको किसी ने रोका-टोका नहीं, आपकी बातें सुनी हैं, आपको बोलने का मौका दिया है, आपसे अगर गलती हो से चीज़ें टूट भी गई हैं, तो कोई बात नहीं है, ये समझ के आपको अलग-अलग जगहों पर, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो वो आपको बात करते हुए जा रहे हैं, ये पेड़ दिखा रहे हैं, ये पौधा दिखा रहे हैं, अच्छा ये है। या जो बच्चों की एक जिज्ञासा होती है कि ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और फिर ऐसे-ऐसे भी कि एक साथ 50 चीज़ों पर भी उँगली करते हैं। उसका जवाब दिया गया है, आपकी जिज्ञासा को के लिए कोई था उसको पूरा करने के लिए। तो डेफ़िनिटली वो 3 से 6 में बनी रहेगी। और 3 से 6 में अगर किसी ने उसको फुलफ़िल किया है, तो वो प्राइमरी ग्रेड्स में भी बनी रहेगी और आगे तक के लिए भी बनी रहेगी। ये तो हमने बच्चों के लिए, क्योंकि हम ना इन चीज़ों को ऐसे बाँट देते हैं कभी-कभी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल, ये। बच्चा तो बच्चा ही है ना, उसका तो कॉन्टिन्यूम वैसे ही चल रहा है ना। अभी हमारी हमारी एनईपी में एक बहुत मज़ेदार बात उन्होंने की है कि जो पेडागॉजी है या जो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि वो प्री प्राइमरी से ग्रेड 1 में जाते ही बदल जाएगी। वो हुँ। एक कॉन्टिन्यूम में रहेगी। उसकी एक निरंतरता हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को, जो हम बार-बार फाउंडेशनल स्किल्स की बात करते हैं कि बच्चों की हमें नींव मजबूत करनी है, वो हम तभी कर पाएँगे। हुँ। क्योंकि 8 साल तक उनकी वो उस विंडो के अंदर है। उस विंडो में है जहाँ पर उनके पास भरपूर अनुभव मिलने से उनके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बेहतर बन सकते हैं। वो चीज़ों को और बेहतर अपने अंदर सीखने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। तो आगे उनके लिए ही ये है कि ये उनका पहला कदम बन जाता है सीखने के लिए। तो 3 से 6 साल की उम्र में पेरेंट्स का रोल कैसे डिफरेंट हो जाता है 0 से 3 में? या वो सेम ही रहेगा, सेम ही तरीके से रहेगा? अ, मतलब मैं उसको बहुत अलग तरीके से ऐसे नहीं बता पाऊँगी। बस ये है क्योंकि बच्चे के अंदर विकासात्मक बदलाव आए, तो आपको उन बदलावों के लिए रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। आपको पता होना पड़ेगा कि अब मेरा बच्चा सेम लोरियाँ नहीं सुनेगा, अब मुझे उसको थोड़ी-सी और अलग चीज़ें भी बतानी पड़ेगी। मुझे उसका एक्सपोज़र बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अगर इमोशनली उसको थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। उसको और ज़्यादा चीज़ों के लिए कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो मतलब आप ये तो एक शायद स्वभाव ही है ना कि मतलब 4 साल के आगे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, चलो आप धीरे-धीरे अब अपने कपड़े खुद से पहनना शुरू करो। तो ये डेवलपमेंटल जो हमारे माइलस्टोन्स हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी-सी समझ रखनी पड़ेगी और उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो वो चाहे किसी भी डोमेन में हो। मतलब आप हम हमारी कहानियों की जो चॉइस है वो बदल जाएगी। जो हम कहानी 3 साल तक के बच्चे को सुना रहे हैं, वो 3 से 6 के लिए अलग कहानी होगी। हमारे गीत अलग होंगे। हमारे जो हम उदाहरण देते हैं बच्चों को, वो अलग होंगे। हमारे खेलों का जो रूप है, वो बदल जाएगा। थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन बदल जाएगी और जो हम जितना अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हम चीज़ों को कर रहे थे, वहाँ पर कुछ-कुछ हम ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो कि थोड़ा जिसमें स्ट्रक्चर हो। क्योंकि बच्चे को एक जो कॉन्सेप्ट स्कूल रेडीनेस का हम आजकल बात करते हैं कि शाला पूर्व तैयारी जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे उसके बाद प्राइमरी सेक्शंस में जाते हैं, वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बच्चे से थोड़ी सी अलग होती है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए।
कि इमोशनली बच्चा खुद को रेगुलेट कर पाता है कि नहीं, अपनी बातें बता पाता है कि नहीं, अगर हम कक्षा 1 में भेज रहे हैं तो क्या बच्चे को साउंड्स में भेद करना आता है कि नहीं, क्या बच्चा अपने आसपास के रंग, कुछ कुछ आकृतियों को पहचान पाता है कि नहीं। तो वो उसके हर जगह पर कहीं ना इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इस एज तक जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं बच्चों से वो ये है। तो उस तरीके के अनुभव अगर हम अपने घर में भी अगर दे दे पाए बच्चों तो जैसे आपने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स वर्ड यूज़ किया, तो इसको अगर हम इलाबोरेटिवली समझें, तो ये कितना महत्व रखते हैं? क्योंकि हम ये भी कहते हैं जब अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन पेस। अब अगर को। हर बच्चे की अपनी एक पेस है और डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अगर मुझे एक लिस्ट दे रहा है कि इतनी उम्र तक ये सब हो जाना चाहिए, तो ये दोनों मैच मेरे लिए नहीं होते पर्सनली। तो इसलिए मैं समझना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं? दो चीज़ें हैं पीयूष, एक पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि एक तरीके से हम बात करते हैं ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, एंड डेफिनेटली मैं भी इसमें बिलीव करती हूँ, आप भी बिलीव करते हैं। पर कहीं न कहीं एक और चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि हम बहुत लार्जर सेटअप्स में काम करते हैं, बहुत बड़े सेटअप्स में काम करते हैं, तो कहीं एक दिशा होना कि इस एज तक ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पैदल चलना सीख लेते हैं, और उसमें 4-5 महीने के आगे पीछे वो चीज़ें होती हैं। मतलब इट इज़ अ रफ वो थिंग कि इस उम्र तक बच्चे जो है टूवर्ड स्टेज में आ जाते हैं। बच्चे 5 साल की उम्र तक जो है बैलेंस बनाकर चलना सीख लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना सीख लेते हैं। तो ये माइलस्टोन्स मुझे लगता है हमें सिर्फ एक समझ देने के लिए, एक अवेयरनेस तक के लिए ठीक है। मतलब उसमें ऐसा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि अगर 2 साल तक मेरे बच्चे ने ये नहीं किया तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक रफ चीज़ है कि हम उनको कैसे अनुभव दें, वो बताने के लिहाज से मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की थोड़ी-सी समझ होनी ज़रूरी है। और अगर कभी ऐसी कोई स्थिति है जहां पर डेवलपमेंटल डिलेज है और एक्चुअल डेवलपमेंटल डिलेज है, राइट, उनको पहचानने के लिए भी ये एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि 5 साल तक बच्चा कोई शब्द ही नहीं बोल रहा, तो ये कंसर्न है। हमें हमें सही स्टेज पे अगर ये बात समझ आती है तो हम लोग सही जगह पर जाएंगे, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। या फिर हमें अगर ये लगता है कि हमारा बच्चा अभी भी बैलेंस बनाकर चलने में असक्षम है, 5 साल की उम्र तक, 4 साल की उम्र तक, तो अगेन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो मुझे उस लिहाज से लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का केवल पता होना, मैं उसको ये नहीं कह रही कि हर बच्चे को सेम उसी स्टेज पे वो चीज़ें पूरी करनी, लेकिन उसके आसपास मोर और लेस, मतलब 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वो हमें एक जनरलाइज्ड समझ बताता है कि हाँ, कब क्या करना है। मतलब नहीं तो हम अगर स्कूल में भी जा रहे हैं, तो हम अगर ऐसे फ्रीली भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम बात करते हैं ना कि फ्री प्रोग्रेस, लेकिन एक दिशा तो ज़रूरी है। लर्निंग आउटकम्स हर बच्चा उसी जगह पर अटेन करे, ये तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लेकिन इस एज ग्रुप के लिए कि हाँ, हम हमें एक दिशा तो पता है ना कि हाँ, हम इस तरीके के अनुभव देंगे, हम अपने प्लान्स उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात अगर हम वैसे ग्रोथ में करते हैं, या लर्निंग आउटकम्स की बात, बिकॉज़ दे आर अगेन आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के आधार पर ही उनको डिराइव किया जाता है। तो ये दिशा देने के हिसाब से मुझे लगता है कि महत्व, मेक सेंस एंड और कॉन्टेक्स्ट में भी, इसमें कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी कि कि मतलब एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर प्रिंट की बहुत कमी है, तो वहाँ पर मेरा लर्निंग आउटकम 5 साल पे वो नहीं हो सकता जो मेरा लर्निंग आउटकम एक अर्बन सेटिंग में, जहाँ पर भरपूर मात्रा में प्रिंट अवेलेबल है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चीज़ें हैं। या मैं अभी एक फोरम में थी, किन्हीं से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत एक एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया।
जगह का कि वहाँ पर हम लोग अक्सर बात करते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? This is a very common exercise, right? In classroom situations, it's a good exercise. There is nothing, against the exercise, because children can then come up, मतलब अपने उस पे बता सकते हैं कि आज मुझे कैसा लग रहा है, कल मुझे कैसा मतलब खराब लग रहा था, लेकिन आज ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा लगा। तो उसमें एक चीज क्या होती है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में एक नॉर्मली ही लोग इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब बहुत सारे इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वहां पर वो मुझे उन्होंने बोला कि उनके लिए दो ही इमोशंस, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे भा नहीं रहा है। तो ये जब हम माइलस्टोन्स, आउटकम्स इनकी बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी। वहाँ हम अगर 3 से 6 के बच्चों को ज़बरदस्ती ये भी बात बोलते हैं, अच्छा मुझे मज़ा आ रहा है, अच्छा मुझे मतलब और जो 5-6 इमोशंस की बात करते हैं, तो इट मे नॉट बी रेलेवेंट, मतलब उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है उन बच्चों को। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जुड़ के हमारे लिए एक समझ बनाते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्यों ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है, और उनको ज़हन में किस हद तक रखना भी चाहिए, उसको लेके पैनिक क्रिएट करने जैसी भी सिचुएशन ना हो। Correct. Makes sense. Lot of sense. So, okay, keeping this aside, I also want to understand, मेरे को ये भी पूछना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि कुछ प्रैक्टिसेस जो घरों में होती है, जो कि सही नहीं है बच्चों के साथ, और वो बच्चे का डेवलपमेंट को किसी ना किसी तरीके से रोक रही है, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस आप बताना चाहेंगे? कुछ एक चीज़ें तो आप मुझे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो मुझे इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो ऐसी कि जो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जेंडर रोल्स को लेकर हैं, बच्चों को जो अपने आसपास कभी भी एक ऐसी चीज़ हमें अक्सर दिखाई देती है कि पीपल, मतलब लोग अपने इमोशंस, अपना प्यार, वो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं कुछ एक जगहों पर। अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मतलब आजकल के पेरेंट्स में वो वाली चीज़ नहीं है, पर हम लोग अगर ऐसी जगह पर हम लोग जब बड़े हुए हैं, तो फादर्स स्पेशली अपने बच्चे को गोद में लेके भी नहीं घूमते थे, कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब ये काम तो माँ का ही है, एंड इट इज नॉट अ मैस्कुलिन थिंग टू, मतलब ऐसे बच्चे को लेके घूमना आदमियों का काम नहीं है, ऐसे करके। तो मुझे जो चीज़ें समझ आ रही वो ज़्यादा जेंडर के पर्सपेक्टिव से इस समय पर मेरे दिमाग में एग्जाम्पल्स ज़्यादा आ रहे हैं, और एक जनरली कि बच्चों के सामने हम कभी अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करते हैं, वो वाले उसमें। और इसका बहुत मेजर असर बच्चों पर पड़ता है। जेंडर रोल्स का तो मुझे लगता है कि बहुत ऑब्वियस सा है कि वो बांटने लगते हैं कि माओ का क्या काम है, पेरेंट्स का क्या है, और फिर अपनी आइडेंटिटी के दौरान वही वाली चीज़ें करने लगते हैं। मतलब मुझे याद है, आई वाज स्पीकिंग टू माय चाइल्ड, एंड हम लोग उस समय पर रूटीन बाय चांस इस तरीके का था कि ऑफिस है, स्कूल है, घर है, सारी चीज़ें हैं, और सपोर्ट सिस्टम वाज़ अ लिटिल डिफरेंट। एंड और मुझे आके ये सुनने को मिला कि अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ, नहीं तो मुझे आपकी तरह सारे दिन ऐसे रहना पड़ता काम। तो एंड इट इज़ मतलब ये 4 साल के बच्चे की बात है, 4 साल के बच्चे का स्टेटमेंट। तो हम कैसी इमेजेस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को लेकर बच्चों के सामने, वो बहुत मैटर बच्चों को। तो हमारी सोसाइटी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो मैं एग्जांपल एक यही दे सकते हो, और ये एग्जांपल ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा इक्वल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आदमी औरत के काम में कोई इतना भेद नहीं है। अर्बन सोसाइटीज़ में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, अवेयरनेस के बाद भी बहुत कॉमन है, क्योंकि हमें बड़ा ही ऐसे किया। तो हमें बड़ा किया है तो वो कहीं न कहीं वो रिप्रोड्यूस होता चला जाता है, सेम सोशल ऑर्डर आ गया है। तो इसका
मतलब लॉन्ग टर्म ही है, मतलब जो जो शिकायतें शायद मेरी मुझसे पहली जनरेशन अपने फेलो पार्टनर से करती हुई आ रही होगी, वो हम लोग भी कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें मतलब कुछ रोल्स जो हैं वो केवल क्यों मेरे लिए ही बने हैं, व्हाई आर यू नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इट्स अ वेरी कॉमन। और दूसरा जो इमोशंस को लेकर और स्पेशली बॉयज़ को लेकर क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, तो इतने कॉमन एग्जांपल्स हैं ना बच्चों के लिए इस तरीके से बोलना, तो वो उनकी कंडीशनिंग बहुत अर्ली स्टेज में हो जाती है कि रोएंगे नहीं, हम लोग मतलब लड़के हैं तो हम लोग बहुत ताकत वाले काम करेंगे, लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, अरे तो लड़कियों के साथ क्यों खेल रहा है, गुड़िया के साथ क्यों खेल रहा है, इसके साथ खेल। तो बहुत मतलब ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हमें सुनने में मिलते हैं घरों के अंदर। तो वो जो इक्वलिटी ऑफ गेम्स है, इक्वलिटी ऑफ चॉइस है, जहाँ जेंडर की बात आती है, वो भी काफ़ी हद तक मिसिंग है अभी भी फैमिलीज़ में। और इसमें मतलब ये सबके लिए ही बराबर है। मतलब इसमें पृष्ठभूमि कौन किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। बिल्कुल। और मैम जैसे हमने बात ही करी कि इंडियन फैमिलीज़ में कॉन्टेक्स्ट में सब थप्पड़ मार दिया किसी बच्चे को, तो मतलब वो एक क्या एक वो एक बड़ी समस्या बन जाती है बच्चों के लिए, डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को मारना या कुछ भी डांटना, इवन डांटना ऑल्सो, ये बच्चे के सोशल इमोशनल पे तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्ट करता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। और दूसरा सेम चीज़ जो आपने अभी कुछ देर पहले बोली थी कि हमने किसी को चोट लग गई तो हम बोलते हैं कि मैंने इसको थप्पड़ मारा। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि इट बिकम्स ऐसा कि ये तो नॉर्म है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। बच्चे को हम सीधा-सीधा एक एग्ज़ाम्पल ये दे रहे हैं कि डाँटना, चिल्लाना, मारना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और आप जो है, कोई भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप आते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो ये कुछ एक ऐसे टूल्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिज़ॉल्व दैट सिचुएशन, उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन या उस सिचुएशन को सँभालने के लिए, बातचीत की बजाय या किसी और अल्टरनेटिव तरीके की बजाय। तो ये और सोशल इमोशनल और आपकी साइकी पे तो है ही ना। मतलब मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि एक एडल्ट को अगर कोई डाँट भी दे या उसको कोई गाली दे दे या उसको कोई, वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी पलट के उससे बात नहीं करे। हम नहीं करेंगे, कोई भी। अगर कोई आज की डेट में मुझे ऐसे करे, हम कभी नहीं ऐसे बात करेंगे। और बच्चों के साथ ये कितना कॉमन है। मैं मानती हूँ कि हाँ, बच्चों की जो मेमोरी है वो इमीडिएटली, मतलब अगर कुछ और अच्छा हुआ तो दे लिव इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन अगर हम सोचें तो ये कितनी मतलब इस तरीके की चीज़ है ना, हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है। और बच्चों के लिए हम इन्हें इसको लेजिटिमाइज करते हुँ, करेक्ट। हैं कि कर सकते हैं, इनको तो ऐसे सुधारना ही पड़ेगा। तो अगेन वही माइंडसेट वाली बात है ना कि एग्ज़ैक्टली। हम उस अवधारणा से आते हैं कि सुधारने का तरीका बस यही है और कोई तरीके से बच्चे सुधर नहीं सकते। तो मतलब इन बातों से जैसे 2 चीज़ें मेरे को अभी निकल के आई। एक तो एक्शंस और एक वर्ड्स। इन दोनों की पेरेंट्स को कॉन्शियस अवेयरनेस बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत रहती है। तभी वो मतलब एक साउंड पेरेंटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। एक्शन और वर्ड्स करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक्शंस तो हैं ही हैं, मतलब एक्शंस का तो हम इमीडिएट इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जाता है। लेकिन वर्ड्स को हम अक्सर ऐसे मान के चलते हैं कि शायद बच्चे को तो अभी समझ ही नहीं आएगा या उन्हें क्या पता। लेकिन वर्ड्स का तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो एक बार किसी उसमें मैंने बोला कि बहुत शरारती बच्चे हो आप तो, ऐसे। एंड एक बहुत एजेड लेडी आई और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप इसको 2 बार 4 बार 5 बार
ये शरारती शरारती बोलना शुरू करोगे ना, तो ये वो आइडेंटिटी जीने लगेगा। ये अपनी आपको शरारती ही मान के चलेगा और फिर शरारतें ही करेगा। तो आपको अपने शब्द चुनने में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। एक तो ये, और दूसरा एक और चीज़ कि हम अ, जब बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उस समय पे एक और बहुत बड़ा शब्द है जो हम बच्चों के साथ बार-बार बोलते हैं, वो है नहीं। ये भी एक ऐसा शब्द है जो बच्चों को आगे तक के लिए ना रिस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों में। तो सिचुएशंस ऐसे रखना जहाँ पर नहीं का प्रयोग ही हमें मिनिमम करना चाहिए, कि मतलब मान लीजिए अगर मैं अपने घर में बहुत सजीली कांच की चीज़ें नहीं रखूंगी, तो शायद मैं बच्चे की मूवमेंट को बार बार ना नहीं कहूँ। तो वो कुछ कुछ चीज़ों का एज पेरेंट्स हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो मैम इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अब मुद्दा निकल के आता है अवेयरनेस एंड इवन कि पेरेंट्स का अपना स्किल कितना है इन चीज़ों को लेके। अब उनको बिल्ड करना मतलब मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है पेरेंट्स के साथ। हर कोई सीखना नहीं चाहता है, या तो टाइम की कमी है या ये भी दिमाग में रहता है कि हमारा बच्चा है, हम अपने हिसाब से ही उसको ग्रो या डेवलप करना चाहेंगे, हम किसी और की नहीं सुनना चाहेंगे। तो बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो कि मोटिवेटेड एनफ होते हैं सीखने के लिए और अप्लाई करने के लिए। और इनफैक्ट मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये रही है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ज़्यादातर पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स करना चाहते हैं और करते भी हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये पेरेंट्स के साथ काम करना, मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है। तो अब जैसे आप भी पेरेंट अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं एडवीव में, तो आप ये अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं, और इवन ये अवेयरनेस है कितनी बड़ी प्रॉब्लम, आपका क्या अनुभव रहा? तो अवेयरनेस तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीयूष। ये तो और अगर मतलब मैं अपनी भी बात करती हूँ, मतलब मेरे साथ तो आप ये पॉडकास्ट कर भी रहे हैं, तो एज अ पेरेंट मेरे साथ भी बहुत सारी इस तरीके की कमियां मैंने खुद मतलब इस तरीके की चीज़ें की होंगी जो कि अगर जिस चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से शायद क्वेश्चनेबल हो सकती। तो अवेयरनेस तो कमी है ही, मतलब आप और वो हर हाउस होल्ड, हर बैकग्राउंड, हर ज्योग्राफी में बोलूँगी, आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगी हर जगह। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें पेरेंट्स को इंट्यूटिवली भी पता होती हैं, तो हमें उसको भी अ, महत्व देना ज़रूरी है कि हम ये नहीं मान सकते कि पेरेंट्स आर कंप्लीटली अनअवेयर, उनको बिल्कुल ही नहीं पता है कुछ चीज़ों का। लेकिन कुछ-कुछ एरियाज़ इस तरीके के हैं जहाँ पर उनको बहुत स्पेसिफिक चीज़ों में हमें अवेयर करना होगा, और अवेयर करने के ना तरीके ढूँढने, क्योंकि पेरेंट्स हैं एडल्ट्स और हम ज़्यादातर लोग जो बच्चों के साथ काम करते हैं वही कुछ समय बाद पेरेंट्स के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे सिखाने के तरीकों में भी कभी-कभी उस तरीके की चीज़ें बच जाती हैं जैसे जिस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा बहुत क्लियरली, कि डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा जो सेगमेंट है जिसको हम कुछ नई चीज़ें बताना चाह रहे हैं वो पेरेंट्स हैं और वो एडल्ट्स हैं, और एडल्ट्स अलग तरीके से सीखते हैं। एंड्रोगॉजी और पेडागॉजी में डिफरेंस है। तो ये एक मुझे मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही है। जब जब भी हम मतलब मैं जो काम करती हूँ बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ वहाँ पर। तो जब तक पेरेंट्स के लिए हम वो नीड क्रिएट नहीं करेंगे या उनके लिए बहुत क्लियरली एक मकसद नहीं रहेगा कि मैं ये क्यों सीखूं या मैं क्यों इस चीज़ का पता करूं, वो नहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा, जब तक हम उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को तवज्जो नहीं देंगे तब तक भी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं। तो वी ऑल्सो मतलब जब हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं तो उनको पूरी तरह से हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत सरल सी चीज़ों से कभी कभी पेरेंट्स के अंदर ये वाली चीज़ें उनको सीखने को मिल जाती हैं। मैं कल का ही एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों ने एक पूरा आंगनबाड़ियों में पोषण पखवाड़ा चल रहा है इस टाइम। तो उसके दौरान हमने एक गतिविधि की, पढ़ो खेलो और सीखो।
तो उस खेलो और सीखो के दौरान हम लोगों ने पेरेंट्स को इनवाइट किया हुआ था, और ये बात है रायपुर डिस्ट्रिक्ट की और उसके रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। तो हमें लगा कि अभी हम ऐसे बता के पेरेंट्स को अगर करते हैं, समझाते हैं कि आप बच्चों के साथ खेलिए, कहानी सुनाइए, ये तो आजकल हर जगह पर ही हो ही रहा है। तो हम लोगों ने एक 1 घंटे का छोटा सा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी गतिविधियाँ की, और उन गतिविधियों में हम लोगों ने पेरेंट्स को बोला कि अब आप खेलिए, आप ये बॉल जो है ये उस बास्केट के अंदर डालिए, आप जो है उनके साथ एक कहानी सुनी, उनके साथ इंस्ट्रक्शन देके एक चित्र बनाया, उनके साथ हम लोगों ने कुछ और खेल खेले कि शेप्स को पहचानिए और उस शेप का और क्या होता है, खेलों के। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खेल हम लोग खेल रहे हैं जो। तो हम लोग उस खेल के दौरान जो हमने सीखा भी, वो हमारे लिए बहुत मज़ेदार चीज़ थी। हमें पता ही नहीं लगा कि हमने इतनी सारी चीज़ें सीख भी, और हम खेल ही तो रहे थे, हम मज़ा कर रहे थे। तो उनके लिए वो चीज़ सेट हो गई। और ये मैं बात कर रही हूँ जो पेरेंट्स शायद कभी खुद स्कूल भी नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी प्ले बेस्ड पेडागॉजी और इन सारी की सारी चीज़ों का कभी नाम भी नहीं सुना है। तो मैं उन सारी की सारी चीज़ों में के बारे में ये बात कर रही हूँ। तो मुझे तो इन्वॉल्वमेंट और नीड क्रिएट करना, और फिर उसके बाद से उनको खुद से उनकी जो राय है, उनके जो अनुभव है, उनको लेना। जैसे अभी उसके बाद हमने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा हाँ, ऐसी तो कितनी सारी चीज़ें हम अपने साथ अपने बच्चों के साथ घर में कर सकते हैं। और अपनी लोकल भाषा में बात कर रहे थे कि तो फिर तो खेलने और सीखने में अंतर ही नहीं बचा ना। मैंने कहा बिल्कुल, हमारे खेलना और सीखना बच्चों के लिए प्ले इज वर्क। तो वो वाला जो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने बच्चों के साथ शुरू किया। सो जैसे आपने बोला कि आपने पेरेंट्स के साथ गतिविधियाँ करी और उनके दिमाग में एक पिक्चर गई कि हम ये सब घर में भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। बट यहाँ पे 2 चीज़ें और मेरे दिमाग में आती है। फर्स्ट, हम ये कैसे मेक श्योर करें कि पेरेंट्स वो करेंगे बच्चों के साथ? उन्होंने सीख ज़रूर ली, बट उनके पास टाइम होना चाहिए, और इवन टाइम है भी तो वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि इवन पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए मोबिलाइज़ करना कि आप वर्कशॉप के लिए आए, गतिविधियों के लिए आए, ये आप कैसे करते हैं? पीयूष, पता नहीं, मतलब समहाउ ये वाला चैलेंज मैंने फेस नहीं किया। मतलब हम लोगों ने जब भी पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स आए हैं। मैं चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे मैं अभी हम छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर किसी भी जगह की हम बात करें, पेरेंट्स का और हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा एक बार एक स्टडी भी की थी पेरेंट्स के साथ। तो जो पेरेंट्स से हमें समझ आया, पेरेंट्स अपने बच्चों को के बारे में अवेयर है, और उनको जितना बेहतर शिक्षा वो दे सकते हैं, या जितना बेहतर वो उनको सिखा सकते हैं, या जो भी उनके लिए कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। तो मुझे बस एक चीज कभी कभी जो लगती है, मैंने पहले भी बोला और मैं उसको दोबारा से एक बार बोलूंगी, शायद दूसरे शब्दों में बोलूँ तो, जब हम स्पेशली जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूल सिस्टम की या आंगनबाड़ी सिस्टम की, तो वहाँ ना हम अक्सर पेरेंट्स को बहुत अलग नज़र से देखते हैं। हमारे जो खुद के पूर्वाग्रह है ना, कि इन्हें तो पता ही नहीं बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, ये शायद बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी हमारा जो पेरेंट्स के प्रति अवधारणा है ना, कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो करना चाहेंगे। अगर उस माइंडसेट के साथ हम लोग एंटर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो कनेक्ट हम पेरेंट्स के साथ भी बना पाते हैं ना, वो बहुत अलग लेवल पे होता है, जहाँ हम उनको एक्नॉलेज करते हुए चलते हैं, और फिर वहाँ पर उनको उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें उनको सवाल उठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है। और ये
ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रोसेस है। पेरेंट्स आपके साथ अलग अलग फोरम्स में कनेक्ट होते हैं, पेरेंट्स आपके साथ अलग अलग बार आपसे, तो हर बार आप उन्हें कैसे देखते हैं और वो आपको कैसे देखते हैं, उनके लिए भी ये भरोसा होना कि आप उनके लिए जो करना चाहते हैं या आप जिस काम के लिए उन्हें बुलाना चाहते हैं, उसका उनके बच्चों की जिंदगी में या उनकी जिंदगी में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये भरोसा होना बहुत जरूरी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए शायद मैं इस चैलेंज का बहुत सीधा जवाब नहीं दे पाऊंगी, मतलब, और मैं ऐसे चैलेंजेस नहीं बोलना चाहती जो मैंने फेस नहीं की। तो अ, हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी रही। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हम अक्सर चाहते थे अच्छा हाँ पेरेंट्स तो आ जाए, लेकिन जब हमने पेरेंट्स के लिए उनको फ़ोन कर करके बुलाना शुरू किया, हम लोगों ने जब पेरेंट्स को ये बोला कि देखिए आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा आपका बच्चा क्या कर रहा है, उनको बच्चों की प्रोग्रेस में, बच्चों की हर चीज़ में इन्वॉल्व करना, उनसे भी पूछना कि अच्छा बच्चा घर में क्या करता है, आप बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दिमाग में भी सिंक इन होती है कि हाँ हम वैल्यू, हमारी वैल्यू है एज पार्टनर्स इस पूरे प्रोसेस में। पर वो जो मेरा दूसरा सवाल था कि अब बच्चों के साथ वो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, ये हम कैसे मेक श्योर कर रहे हैं फिर? आपने सिखा दिया, अवेयरनेस दिया, बट घरों में वो चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वही मेन चीज़ है जो हम चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो उसके लिए हम लोग अभी तक तो जो चीज़ें करते हैं पीयूष, बहुत मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बहुत स्टैंडर्डाइज, उसके कुछ मेट्रिक्स या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को दो चीज़ों से समझ आता है। एक तो हम पेरेंट्स के साथ बहुत रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, तो उसी से समझ आ जाता है कि वो कर क्या रहे हैं, उनके अगर सवाल आते हैं या उसके कुछ अनुभव वो लोग साझा करते हैं, उससे हमें समझ आता है। और स्कूल्स की बजाय आंगनवाड़ीज में ये अनुभव मेरा बेहतर है, क्योंकि पेरेंट्स ही छोड़ने आते हैं बच्चों को ज़्यादातर और लेने आते हैं, तो उनसे बहुत रेगुलर बातचीत जो है वो होती है। दूसरा, बच्चे के अंदर के बदलावों से हमें बहुत सीधा समझ आता है, क्योंकि आपको, मतलब आपके पास सबसे बड़ा एविडेंस बच्चा है कि उसके साथ कैसा काम हो रहा है, उसके अंदर आपको वो बदलाव बिल्कुल सीधे सीधे नजर आएंगे, बात करने के तरीके से लेके आपको सीधा समझ आता है। आज तक भी एक एडोलेसेंट बच्चा, मैं अपने बच्चे की भी बात करती हूँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ और जब मैं घर में रहती हूँ और घर में रहते हुए वो समय निकाल पा उनके साथ बात करने का, जैसे हम पहले बात किया करते थे, उनका पूरा का बिहेवियर बिल्कुल अलग। तो आपके बच्चे ही आपका सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि सबूत है। और दूसरा फिर वही है कि वो ट्रैक करना, पेरेंट्स के, मतलब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पेरेंट्स के घरों में भी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये तो एक मैंडेट है ना घर भ्रमण का जो वो है। तो वो उससे हमें समझ आता है, घर का माहौल देख के, पेरेंट्स से बातचीत करके। यही है अभी तो, क्योंकि उसको इंश्योर करने का तो और कोई तरीका है नहीं, मतलब सिवाय हमें पेरेंट्स की इंटीग्रिटी पे ही, मतलब भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर वो बोल रहे सो हम जैसे आपको बता रहे हैं कि आप लेस प्रिविलेज सेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, बट लेट्स से कोई पॉडकास्ट सुनता है एंड दे ऑल्सो वांट टू लर्न, दे ऑल्सो वांट टू बी अवेयर कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इफ दे वांट, कैन दे कनेक्ट टू एडुवीव, एंड इफ यस, हाउ? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो एक तरीका ये है कि अगर इस तरीके से कुछ पेरेंट्स एडुवीव के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक तो ऑनलाइन का माध्यम तो है ही, मतलब जिससे हम लोग कनेक्ट करके एक ऐसा मीडियम बना सकते हैं जिससे कि पेरेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े, उनके सवाल हैं, उन पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, अलग अलग विषयों को हम पिक करके उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ घर में क्या क्या चीज़ें करें, वो बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि ऑनलाइन एक माध्यम है। दूसरा, हम लोग एक चीज़ और सोच रहे हैं कि हम पेरेंट्स के लिए कुछ-कुछ इस तरीके की रिपॉजिटरी क्रिएट करना शुरू करें कि जो
चीज़ें वो बच्चों के साथ अलग अलग एज ग्रुप में घर में कर सकते हैं। उसका अभी हम लोग उस पर एक फाइनल डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते हैं कि कभी कभी हमें सिर्फ ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा दिन बच्चों के साथ फिर वही, तो हम उसके लिए थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं कि जहाँ हम एक ऐसा ग्रुप ऑफ पेरेंट्स डेवलप करें जिनके साथ हम रेगुलर बेसिस पे अ, बातचीत कर रहे हैं। पहले हम उनकी एक बेसिक ओरिएंटेशन की बच्चे के साथ कितना समय बिताना है, किस तरीके की चीज़ें करनी है, और फिर वो रेपोजिटरी हम धीरे-धीरे उनके साथ शेयर करें कि बच्चों के साथ अलग-अलग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे अलग-अलग एज ग्रुप में किस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं, जो कि मैप्ड हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल आउटकम्स, माइलस्टोन्स के साथ। तो मतलब अगर कोई पेरेंट आपके साथ रीच करना चाहता है, चाहे इधर फ्रॉम द लेस प्रिविलेज और मोर प्रिविलेज, दे कैन कनेक्ट विद यू ऑन विद एडोवीव ऑनलाइन ऑन द थ्रू द वेबसाइट। मैसेज वुड बी अ बेटर थिंग, बिकॉज अभी हम लोगों ने वेबसाइट पे ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ों के लिए पार्टनरशिप्स का ऑप्शन ज़्यादा है, तो दे कैन ऑलवेज राइट टू अस थ्रू ईमेल और दे कैन व्हाट्सएप। Got it. So yes, anybody who wants to connect, they can directly call number available on the website. Yes, it is a bit. Yeah, okay, awesome. And one thing you just said कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कितना टाइम बिता रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस फैक्टर। तो मैंने मतलब पढ़ा है और जो समझा है, इवन मेडिकल एक्सपर्ट से भी मैंने बात किया है, तो दिस से कि 10 या 15 मिनट भी रोज़ अगर क्वालिटेटिवली बिताए जाए बच्चे के साथ पेरेंट्स के द्वारा, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं एंड इट हेल्प्स इन अ पॉजिटिव वे। इज इट राइट? यस, यस, क्वालिटेटिव टाइम बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी मैं सिर्फ एक चीज़ ये बोलूँगी कि हम अनुभव और स्टिमुलेशन तो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है किसी ना किसी तरीके से, तो थोड़ा बहुत बच्चों का इंटरेक्शन उससे होता है, स्कूल्स में भी है, आंगनवाड़ीज में भी। लेकिन जो एक चीज़ जो केवल और केवल पेरेंट्स कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता, वो है बच्चे को इमोशनली सेफ फील कराना, उनका वो ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे उनके लिए एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस उनको महसूस हो, जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ तो हम जैसे भी हैं, जिस भी फॉर्म में हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें सुना जाएगा, हमारी बातों का जवाब भी दिया जाएगा, हमें डिसमिस नहीं किया जाएगा। तो वो जो हम चीज़ें बोलते हैं ना कि एक्सेप्टेंस और लव, अफेक्शन, ये जो है ना, ये बहुत क्लियरली विजिबल वहाँ पर। तो मुझे लगता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो वो 15 मिनट भी बातचीत के, चाहे वो फादर चाइल्ड के बीच में है, मदर या चाइल्ड के बीच में है, या एज अ फैमिली सब लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए। तो ज़्यादा समय दे सकते हैं और भी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसमें फिर बच्चे के साथ कहानियाँ सुना लीजिए, या सोने से पहले सिर्फ एक वो कहानी। हम लोग सब अपनी नानी दादी को इसीलिए याद करते हैं आज तक भी, कि हम लेट के उनके पास सोते थे और कहानियाँ सुनते थे। वो हम जो भी बोलते रहते थे उस कहानी के बीच में, वो हमें उस हर बात का जवाब देती थी, चाहे वो लॉजिकल था नहीं था, पर हमारे पास वो स्पेस थी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से। बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब वो तो दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। करेक्ट। एंड तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आता है। ये पूरा टाइम पीरियड 0 से 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आता है। पर नाउ इन प्रेजेंट टाइम देयर इज़ अ कल्चर ऑफ हायरिंग नैनीज ऑल्सो in for taking care of a kid and even doing a lot of activities with the kid also. तो अब नैनीज का रोल कितना सही है, कितना सही नहीं है इस फेज में, और या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जब भी हम नैनीज को हायर कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों का विकास सही तरीके से बना रहे।
इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है पीयूष, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ तो ये बोलूँगी कि पेरेंट्स को रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता, पर अगर हाँ सिचुएशंस ऐसी हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स बदलते हैं, हमारी ज़रूरतें अलग, तो उस केस में अब किसी का भी, और इसमें ये है कि आपको कैसी नैनी मिलती है वो एक चांस की बात है। तो मतलब उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, पर मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि जो आपके बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाती है, जिसके सामने आपका बच्चा जो है खुल के रह सकता है, जो आपके बच्चे के लिए किसी भी फॉर्म थ्रेट नहीं लेकर आती, स्पेशली फिजिकल और इमोशनल थ्रेट नहीं लेकर आती, तो वो आपकी मतलब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना कि नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए बच्चे की, बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो उस लिस्ट में मतलब वो तो बेसिक्स है ना, वो सारी चीज़ें तो ज़रूरी है कि जो बच्चे से बात कर पाए, हँसमुख हो, बच्चे की मतलब एक्टिव हो बच्चे के साथ। लेकिन उसमें एक ये वाला जो फैक्टर है, ये हमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि वो बच्चे के लिए किस तरीके से उनसे कनेक्ट करती। मुझे ऐसा लगता है, इसके अलावा फूड, न्यूट्रिशन, आई थिंक अगर वो कनेक्ट है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली फिल होती चली जाती हैं। हुँ। सो कनेक्शन मतलब इमोशनल सेफ्टी इज़ लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट चेक मार्क। इफ ये है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी या सिखा दी जाएगी। सिखा दी बट जा सकती है। करेक्ट, बट पेरेंट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पेरेंट्स दे आर टोटली डिफरेंट फॉर चाइल्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, पेरेंट्स को नहीं कर सकते कोई रिप्लेस। ओके, अब जैसे हम आपके आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, इवन प्री स्कूल्स और डे केयर्स की भी हम बात करते हैं, तो क्या बच्चों को यहाँ पे डालना इज़ करेक्ट? क्या उनके लिए वो ओवर स्टिमुलेशन नहीं हो जाएगा या उनके लिए वो ओवर प्रेशर नहीं हो जाएगा? ये वो स्ट्रक्चर में चले जाएँगे और उस स्ट्रक्चर्ड लाइफ़ को जीने में वो रोबोटिक ना हो जाए, या मे बी उन्हें वो चीज़ें नहीं पसंद बट करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो प्री स्कूल हो, डे केयर हो एंड इवन स्कूल्स हो। तो क्या ये करेक्ट है? और इवन इफ करेक्ट है तो कौन-सी एज से ये स्टार्ट होना चाहिए? इसका भी एक कोई सीधा सरल जवाब नहीं है, पर बात ये है कि अगर फैमिलीज़ ये हर तरीके का स्टिमुलेशन बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है, तैयार है, तो हम बच्चे को स्कूल में भेजने या प्री स्कूल में या आंगनबाड़ी में भेजने में डिले कर सकते हैं। 4 साल में भेज सकते हैं, 3 साढ़े 3 में भेज सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम ये देखते हैं कि 1.5 साल, 2 साल में भी बच्चे डे केयर में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना समय बच्चे मतलब अगेन इसमें हम किसी को पुश नहीं कर सकते क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट है। पर अ, मेरा ओपिनियन है, मैं इसमें किसी किताब या किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि कम से कम 2.5-3 साल मिनिमम मिनिमम उस समय में तो बच्चे को अपने फैमिली एनवायरनमेंट में बड़े होना चाहिए, अगर लोग अवेलेबल हैं साथ, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, तो उसमें बच्चे को क्योंकि वो वो खुलापन वो बहुत ज़रूरी है। स्कूल आंगनवाड़ी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बच्चे बंध जाते हैं या स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो आता है और कभी-कभी हम ना भी चाहें तो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं। जैसे अगर हम एक किसी रेगुलर प्री स्कूल को इमेजिन करते हैं, तो उस प्री स्कूल में 3 से 4 साल के बच्चे भी आपको एबीसी लिखते नज़र आएँगे, जो कि आपको आंगनवाड़ी में तो नहीं मिलेगा। पर एक नॉर्मल सो कॉल्ड अर्बन प्री स्कूल में ज़रूर मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चे ना तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स उतनी डेवलप हुई होती है, ना वो उनका अटेंशन स्पैन उस तरीके से डेवलप हुआ हुआ होता है। तो बहुत ही इसको अगर हम टेक्निकली इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हमारे वहाँ चल रही हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को और बाकी सबको इसलिए एक्सेप्टेबल होती हैं
कि उन्हें लगता है कि कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ सीख कर आ रहा है, उसको कुछ एबीसी आती है उसको। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये मानना कि बहुत क्लियरली हमारे सारे डॉक्यूमेंट सब ये बोलते हैं कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है एटलीस्ट 6 साल तक, इनफैक्ट 8 साल तक, इसमें कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बच्चे के पास नहीं आना चाहिए। हम फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, इनफॉर्मल तरीके से हम बच्चे को सारी की सारी चीज़ें, इसीलिए प्ले बेस्ड मेथोडोलॉजी को फोकस करते हैं, स्टोरी बेस्ड मेथोडोलॉजी को फोकस करते हैं, कि उससे हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों, उनसे बच्चे सीखें, और फिर ग्रेजुअली 6 साल तक होते होते 6 से 7 साल तो वो मेथड्स धीरे धीरे फॉर्मलाइज होते चले जाएं। तो वो चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय घर और 3 से 6 का समय, क्योंकि हमारे पास खुद वो समय मतलब समझ नहीं होती है एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को क्या करें, और उस स्टेज में हमारे पास ये एक ऐसी विंडो है जहाँ पर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो रहा है, जहाँ जिज्ञासा भी है, जहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज भी हैं, आंगनवाड़ी हो चाहे स्कूल्स हो, तो वहाँ पर हम बिल्कुल बच्चों को भेज सकते हैं। अर्ली ईयर्स 1 2 3 में ऐसा है कि अगर हम कोई भी मतलब चाहे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर है या कोई संस्था है या कोई और लोग हैं, अगर वो पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं घर में ही स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो नाउ एज अ पेरेंट अगर मुझे चूज़ करना है प्री स्कूल और या आंगनवाड़ी, तो मेरे को क्या क्या देखना चाहिए कि इज दिस प्री स्कूल और दिस आंगनवाड़ी इज राइट फॉर माई किड और नॉट? ये भी जटिल है सवाल, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ें बताने की, क्योंकि ये भी सबके लिए अगेन इन सारी चीज़ों में ना आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपका अल्टीमेट गोल क्या है अपने बच्चे को प्री स्कूल भेजने का, आपका अल्टीमेट गोल बच्चे को आंगनबाड़ी भेजने का क्या है, उस पर डिपेंड करता है। या आप लर्निंग को क्या मानते हैं, आप बच्चे को कैसे देखते हैं, आप शिक्षण को कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो एक प्री स्कूल को देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो अगर मैं जाऊंगी तो मैं शायद सबसे पहले उस समय पे जाऊंगी उस प्री स्कूल या आंगनबाड़ी सेंटर जब वहाँ बच्चे होंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर मुझे खुश बच्चे नजर आते अगर वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं इफ दे आर हैप्पी, तो मैं अगला कदम रिसेप्शन की तरफ या कंसर्न्ड व्यक्ति की तरफ बढ़ाऊंगी कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है दिन का, क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, फिर बच्चों को क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, फोकस एरियाज कौन से हैं, क्या वो बच्चों के लिए इस उम्र में ठीक है, क्या वो ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रक्चर बच्चों की ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान दूंगी। स्टाफ कैसा है, जो आपके हेड हैं जिनसे आप बात कर रहे हो उनका बच्चों को लेकर क्या विजन है, या प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर उनकी क्या समझ, वो कैसे उसको देखते हैं, क्या वो उसको ऐसे देखते हैं कि हम आपके बच्चों को ये चीज़ें दिखा देंगे, या फिर वो ऐसे बात करते हैं कि हम आपके बच्चों को बहुत सारे अनुभव देंगे जिसमें आपके बच्चे थ्राइव कर पाए, हम उनको फ्री समय भी देते हैं, हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, तो उनका खुद का विजन क्या है। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ये चीज़ है, और दूसरा फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँ, क्या वो खुली जगह है, बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है, वेंटिलेटेड है कि नहीं, खेलने का स्पेस है कि नहीं, क्योंकि वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना बच्चों को कि खेलने की जगह तो होनी चाहिए। वॉशरूम्स क्लीन है कि नहीं, वॉशरूम्स हैं भी कि नहीं, ये भी एक समस्या हो सकती है अगर हम आंगनवाड़ी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद वहाँ पर प्ले मटेरियल या फिर कैसे है, तो अगर मैं एक पेरेंट हूँ चाहे मुझे किसी भी स्कूल में बच्चे को भेजना हो, तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगी कि मैं 2 दिन 4 दिन परमिशन लेकर किसी भी प्री स्कूल क्लास रूम के सेक्शन में बैठूं और देखूं कि वहाँ काम कैसे हो,
बिना किसी वहाँ पर कोई ओपिनियन बनाए बगैर, बिना किसी इंटरफेरेंस। तो मैं ऐसे चुनूंगी अगर मुझे अपने बच्चे के लिए चुनना हो। और मैंने चुना भी ऐसे ही, मतलब अगर ये सवाल है तो आपने कहा था ये बहुत ही जटिल सवाल है, बट आपने जो चेकलिस्ट दिया ना, आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एंड अगर वो पेरेंट्स इन फैक्टर्स को सुने और नोट करे और चेक करे, तो उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, उनके डाउट्स है प्री स्कूल्स को लेके, आंगनवाड़ी को लेके, वो सॉल्व हो जाएंगे और बच्चों को वो सही जगह भेज रहे होंगे। आई तो या थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट लिस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट इन दैट वे। सो एज यू सेड कि आप आंगनवाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, तो आप स्कूल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, टीचर्स के साथ, बेसिकली स्कूल टीचर्स के साथ, टीचर्स के साथ। जी, राइट? तो दैट इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर और इट्स इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो? दोनों जगह पर ही है, पर फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के साथ है। इस समय पे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। बट अगर लेट्स से कुछ पेरेंट्स उन स्कूल्स के साथ जुड़ना चाहे जहाँ पे एडोबीव ऑलरेडी इंटरवेंशन कर रहा है और उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड इन होता है कि यस, दिस इज द राइट प्लेस, एडोबीव इज ऑलरेडी वर्किंग एंड दे लिसन टू यू, तो कैन हाउ कैन दे एक्चुअली कनेक्ट इन टू दोज स्कूल्स और कैन गेट द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स वेयर यू आर वर्किंग? ओके, तो अभी पीयूष ऐसा है कि हम लोग ना अ, थोड़ा लार्ज स्केल वाले उस पे काम कर रहे हैं। अगर अगर आप मुझसे बात करें तो अभी हम जैसे छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के जो प्री स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कंटेंट डेवलप किया है कि हर रोज कक्षा में 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 के बच्चों के लिए कैसी कैसी गतिविधियां होनी चाहिए हर डोमेन ऑफ डेवलप। तो या जो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग्स वगैरह की। तो मैं एडुवीज के माध्यम से ऐसा नहीं बोल सकती कि हमने प्राइवेट स्कूल्स के साथ जाके कुछ कुछ के साथ काम किया है। मैंने पर्सनली किया है, वो एक अलग चीज़ है कि हम लोगों ने अलग अलग उसमें टीम में अलग अलग लोगों ने काम किया। पर एक संस्था के रूप में हम लोग ज़्यादा काम राज्य सरकारों या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। और वो भी वही कि 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल, इनमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। ओके, गॉट इट। तो मीन्स यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएटिव्स लाती है और वो रिफ्लेक्ट पॉलिसी लेवल पे होता है, इन दैट वे दैट इम्पैक्ट विल ड्रिवन टू द स्कूल्स ऑल्सो। यस, यस। ओके। और एक बात गवर्नमेंट के साथ, सॉरी, मैं इसमें हमारा पर्पस भी ये है कि ये जो एरिया है, क्योंकि प्राइवेट प्री स्कूल्स के पास अपने रिसोर्सेज हैं, उनके पास ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो आके उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं गवर्नमेंट सेटअप की, तो हमारे मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे 3 से 6 के 70% बच्चे जो है ना, वो आंगनवाड़ियों में ही जाते हैं। और आंगनवाड़ियों में जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं, क्लियरली बोलती है कि हमारे मतलब 5 साल की उम्र में 10 में से कोई एक बच्चा पैटर्न बता पाता है। तो मतलब ये सिचुएशन इस तरीके की है, तो हम लोगों का ये एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन ये भी रहा कि हम लोग सरकारी तंत्र के साथ काम करेंगे, क्योंकि आउटरीच बहुत है और हम सबके साथ ना भी पहुंच पाए, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हम 25 बच्चे, 30 बच्चे, हद से हद 1000 बच्चे, 2000 बच्चों के साथ काम करें। अगर एक कंटेंट है जो ठीक तरीके से बना हुआ है और उसमें निर्देश बिल्कुल क्लियर है, तो अगर वो 52,000 आंगनवाड़ियों में जाता है, तो वहाँ की हर आंगनवाड़ी वर्कर लगभग 25-30 बच्चों के साथ काम करती है। तो इम्पैक्ट सीधा 8-9 लाख बच्चे। तो वो एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। और उस 8-9 लाख में से भी अगर बहुत अच्छे से 1 लाख बच्चे या 50,000 बच्चे भी हर साल इम्पैक्ट होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल करेक्ट। Thank you for sharing that. And I hope you get lots of success in
this initiative and the impact is too large. Uh, एक बात शुरू में आपने कहा था कि जो भी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो लेटर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं एडल्ट, वो वहाँ तक उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर हम समझना चाहें कि वो इम्पैक्ट कैसे दिखता है या किस किस रूप में दिखता है, किसी एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझा सके तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी हमारे लिसनर्स के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसको लेकर ना इंडिया में एज सच बहुत क्लियर स्टडीज नहीं हुई है। हम लोग अगर मतलब वी कैन पिकअप ऐसे एग्जाम्पल्स कि अगर जो बच्चे अर्ली इयर्स में जिन्होंने फ्रीडम जिन्हें मिली है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली है, लेटर स्टेज में दे मतलब दे आर एबल टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स, दे कैन गो फॉर ऐसे वाले करियर ऑप्शंस जो कि बहुत नॉर्मल ऐसे उसमें नहीं होंगे कि मतलब दे क्रिएट वेरी नीश स्पेस फॉर देमसेल्व्स। तो वो वाले कुछ कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो स्टडीज हुई हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हुई हैं बहुत क्लियर उसमें। और उसमें देखा गया कि जिन बच्चों को अर्ली ईयर्स में इस तरीके के अनुभव मिले हैं, जो रिच हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेटेड फ्री एनवायरनमेंट जहाँ उनके पोटेंशियल थ्राइव हुआ है, वो एडल्टहुड में मतलब एक कंट्रोल्ड ग्रुप रखा और एक एक्सपेरिमेंटल ये वाला ग्रुप जो था, उसमें वो बच्चे जो जिनको अब बेहतर अनुभव मिले उनका एडल्ट लाइफ में परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फ्रेंड्स, वो बेहतर था। उनकी इनकम बेहतर थी, उनका दे वर बेटर प्लेस्ड इन सोसाइटी एंड दे वर कंट्रीब्यूटिंग बेटर टू द सोसाइटी। अगर मतलब वो मैं रिसर्च आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी इसमें एक स्टडी है जो कि काफ़ी फेमस है, जेम्स हैकमैन की एक स्टडी है। तो अगेन इसमें हम लोग वही है कि हम सक्सेस को कैसे देखते हैं, लेकिन फिर भी ये एक मेजर स्टडी है। तो वहाँ पर उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं उसको उन्होंने देखा। और जब उसको स्टडी किया गया तो हाईएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। तो ये भी खुद अपने आप में ये बात प्रूव करता है कि मतलब अगर यहाँ पर हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं तो लार्जर इकोनॉमी के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईएस्ट। तो डेफिनेटली मतलब आपकी स्किल्स में, आपके सारे काम में, आपके पूरी पर्सनालिटी में उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा नजर। और अगर हम इसको एक फैमिली के पर्सपेक्टिव में देखें, एक सिंपल फैमिली के, मैम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आपके बच्चे को रिच एक्सपीरियंसेस मिले हैं बचपन में, तो जब बड़ा हो रहा है बच्चा तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा। वो ज़्यादा हेल्दी होगा तो मेडिकल खर्चे बहुत कम हो जाएंगे और उसका बाकी क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी सही हो सकता है तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर मिलेगी। तो आपकी फैमिली इनकम भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये मतलब छोटे-छोटे फ़ायदे हैं जो है, अगर नहीं मिल रहे, अगर एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे, तो बच्चा स्ट्रगल कर सकता है हेल्थ के साथ, अपनी इनकम या करियर के साथ, या इवन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी मे बी ऑन कोचिंग्स, वर्कशॉप्स, थेरेपीज टू लर्न सम थिंग्स and rewire your brain, which is like more bigger investment than if you invest at the right time in the early childhood. बिल्कुल, हम इस तरीके से भी इस बात को कह सकते हैं। और केवल हेल्थ ही एक फैक्टर नहीं है। आपका अगर अगर लर्निंग की बात करते हैं पीयूष, तो एक लर्निंग में या कोई भी काम करते में इफ यू आर इमोशनली इन द राइट स्पेस तो यू कैन डू एवरीथिंग बेटर। और उसकी जो पूरी नींव है वो अर्ली ईयर्स में रखी जाती है कि हम कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, उसकी नींव बचपन में ही सेट हो जाती है। तो
ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हेल्थ डेफिनेटली कि आपकी हेल्थ के खर्चे बच सकते हैं। आपकी अगर फाउंडेशनल स्किल्स बचपन में ही डेवलप हो जाती हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न, तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्रिंट के साथ संबंध स्थापित करना, अगर ये चीज़ें आपकी सॉर्ट हो गई अर्ली ईयर्स में, तो आपके लिए पढ़ना लिखना सीखना पहली से 5वीं कक्षा में बहुत आसान हो जाएगा। ड्रॉप आउट रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। और अगर आपकी ये जो सारी की सारी प्रोसेसेस हैं वो सही समय पर आप अपनी चीज़ें सीख रहे हैं, तो जैसे आप बोल रहे हैं ट्यूशन का खर्चा या आपको रिमेडियल क्लासेस लेने का खर्चा, वो अपने आप ही कम होता चला जाएगा। और बच्चों के लिए और जो एक मोटिवेशन है पढ़ना या नया कुछ सीखना, वो हमेशा बना रहेगा। तो वो जॉय फॉर लर्निंग वाली जो चीज़ है वो अर्ली एज में काफ़ी हद तक हमारी सेट, चाहे वो किताबों के प्रति प्यार है, चाहे वो सीखने के प्रति प्यार है, या नई नई चीज़ें करना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, वो ये जो शुरू के 8 साल हैं ये हमारे काफ़ी हद तक तय करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, ये बोला जाता है हमारा थियोरी में अक्सर कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट इक्वलाइजर, कि 2 अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे भी एक तरीके की सोशल मोबिलिटी पा सकते हैं अगर उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी अर्ली एजुकेशन जो है वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। वो आपको एक्चुअली जो किसी ऐसा बच्चा जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं या किसी और बैकग्राउंड से है, उसके साथ में उसके एट पार खड़ा कर सकता है। और ये मैंने देखा है, मतलब मैंने बहुत एलीट स्कूल्स में भी काम किया है और मैंने सरकारी स्कूल में भी काम किया है। और सही तरीके के एक्सपीरियंसेस में आपके बच्चों के रिस्पॉन्सेज, आपके बच्चों की स्किल्स बिल्कुल उसी तरीके से डेवलप होती हैं जिस तरीके से आप एक, पर वो अगर आप उनको वो एनवायरनमेंट देते हो, अगर आप उनको उस तरीके के अनुभव देते हो। बट मैं एक चीज़ जस्ट लिसनर्स के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैम जो कह रही है सही एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी उम्र से फॉर्मल एजुकेशन में घुस जाए और बच्चे को लिखना पे फोर्स करते रहे। इसका मतलब इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस हमें जितना बेहतर हम उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें देंगे, वो उनको बेनिफिट देगा। अगर हम ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन में घुस जाएंगे जल्दी से ही, यदि 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में, इवन 4-5 में भी, तो वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा, कर सकता है नहीं, करेगा ही। तो 2 चीज़ें हर जगह हमेशा एक चीज़ लिखी हुई होती है, कि लिखी हुई, बताई गई, समझाई हुई, कि जो अनुभव बच्चे के स्वभाव के अनुरूप नहीं है, बच्चे के विकास के अनुरूप नहीं है, बच्चे 5 साल में 4 साल में फॉर्मल राइटिंग के लिए तैयार नहीं, डेवलपमेंटली उतने तैयार नहीं है कि आप उनको रीडिंग ऐसी पूरी पूरी रीडिंग कराएं, तो उनके विकास के अनुरूप अगर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं है, उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा बच्चे के सीखने पे। तो स्टिमुलेशन के नाम पे हम ओवर स्टिमुलेट ना करें, ये हमें ध्यान रखना है। नॉन फॉर्मल, इसीलिए मैंने कुछ उदाहरण ये दिए कि हमें एबीसी नहीं, हमें किताबों के प्रति, कहानियों के प्रति लगाओ। हमें बच्चों को रीडिंग से पहले प्री रीडिंग की इतनी सारी स्किल्स है कि सुनकर आवाज़ों का डिफरेंस पता करना, फिर वो आवाज़ जो है उस आवाज़ को हम बताते किसी सिंबल से हैं। हम तो अक्सर उल्टा कराते हैं ना कि अ से अनार, जबकि अ अलग आवाज़ है, क अलग आवाज़ है। तो क आवाज़ बच्चों के लिए नेचुरली आती तो वो अपने आसपास सुनते हैं, लेकिन क दिखता कैसा है वो बहुत बाद में आता है। तो हमारा प्री स्कूल तक इतना है कि वो क को पहचान पाए कि क आवाज है वो अलग अलग जगहों पर सुनने में आती है। उसके बाद क जो है वो दिखता ऐसा है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, और अगर हम उसको अलग अलग तरीके से उस क को ढूंढ पाए, कभी उसकी तस्वीर किसी खेल कहानी और या किसी
कविता के माध्यम से ऐसे उसका चित्र बना पाए, कुछ इतना कर पाए, वहाँ तक हमें तैयार करने की बात। और कुछ-कुछ ऐसे शब्द फिर वो अपने आप ढूँढ पाए कि अरे हाँ, देखो इसमें भी तो कौवे में भी तो आता है, कछुए में भी तो आता है, कबूतर में भी तो आता है, कहानी में भी तो आता है। अरे मेरा नाम भी तो क से ही शुरू होता है। तो वहाँ तक की चीज़ें हमें करनी है। हमें उन्हें बिठा के क कबूतर 8 बार नहीं लिखवाना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन एक, जाते जाते लाइक अगर आपको पेरेंट्स को कुछ डूज एंड डोंट्स बताने हैं तो वो क्या होंगे इन दिस एज ग्रुप 0 to 8? ओके। तो 0 टू 8 में अगर आप मुझसे बात करते हैं, देखिए डूज़ और डोंट्स अपने बच्चों के लिए शायद मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जानता है। और अगर आपने सवाल किया ही है तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि बी विद योर चाइल्ड, मतलब साथ रहें, समय बिताएं, उनको सुने, उनकी जिज्ञासा को जितना हो सकता है उतना बढ़ावा दें, उनके लिए अवेलेबल रहें। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जितने विविध अनुभव आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, उतने अनुभव बच्चों को दें। ना करने वाली चीज़ें ये हैं कि उनको जैसे कुछ एक चीज़ें हैं कि डाँटना, मारना या बार-बार बार-बार ना बोलना, ये इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें। उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कुछ एक चीज़ों का जो हम दे सकते हैं, जो वो अच्छा कर रहे हैं उसमें बढ़ावा दें, हर चीज़ में टोका-टाकी ना करें। और एक ऐसा माहौल जहाँ पर डर ना हो, किसी भी प्रकार का डर ना हो, जहाँ वो बिल्कुल अपने नैसर्गिक तरीके से रह पाएँ। कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे अभी समझ आ रही हैं वो तो यही हैं पीयूष। Okay, well, thank you so much like sharing that. And yeah, that was like last of my question. uh, अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे खुद नई चीज़ें सीखने को मिली। और आई होप कि लिसनर्स को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, वो सीखे, वो इंस्पायर हो। यही हमारा पर्पस भी है कि वो एजुकेट हो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, उसके बारे में खुद जाने और अपने बच्चों के विकास में सहयोगी बने सही तरीके से और बच्चों को आगे लेके जाएं। तो मैम थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमसे बात। थैंक यू पीयूष। मुझे लगता है कि ऐसे मौके भी कि जहाँ हम लोग जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत सीखा है इस एरिया के बारे में, उसको लोगों से उसके बारे में बात कर पाएँ, वो भी मौके बहुत कम ही होते हैं। और स्पेशली पेरेंट्स के लिए आपने अगर ये जो इनिशिएटिव लिया है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर कुछ भी चीज़ें उनके लिए इस पूरी बातचीत से काम आ सकती है, तो ये मुझे मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि उनके लिए इनमें से कोई भी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं अपने बच्चों की बिल्कुल, ज़िंदगी के लिए के मेरे साथ। लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। क्या आप अभी तक हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा दूसरे पेरेंट्स से सीखने का, बच्चों से सीखने का और एक्सपर्ट से सीखने का कि आप अपनी पेरेंटिंग लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को और उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।